ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 241 ज़ियान को शिष्य बनाना। ज़ियान एक पल के विचार के साथ गूही को तुरंत अपनी यादों में वर्णित छोटी सी आकृति याद आ गई। ये सोचते हुए कि जियानान अकादमी में आने का उनका मुख्य उद्देश्य ज़ियान को अपना शिष्य बनाना था, गूही के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। अपनी आत्मा की शक्ति के माध्यम से उसके स्थान को महसूस करते हुए गूही की आकृति धीरे धीरे जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गई। जल्द ही गूही यहां अंतिम गलियारे के अंत में दिखाई दिया। इस समय गूही के बगल में एक छोटी लड़की खड़ी थी जो सफ़ेद कपड़ों में थी, जो केवल उसकी कमर तक पहुंचती थी। छोटी लड़की लगभग 12 या 13 साल की लग रही थी। उसके हल्के बैंगनी बाल उसकी कमर तक गिर रहे थे। उसके गाल बेहद नाजुक थे। उसका रूप मनमोहक था, जैसे कि बारीक नक्काशीदार जैड। जब छोटी लड़की ने अचानक गूही को अपने बगल में आते देखा तो उसने एक कोमल आवाज़ निकाली। उसकी बड़ी काली चमकती आंखों में थोड़ी घबराहट दिख रही थी। वह स्पष्ट रूप से चौंक गई थी और उसके हाथ से सुनहरा फल फिसल गया। सुनहरा फल जमीन पर गिरता देख गूही की नज़र तेज हो गई और फल ने तुरंत नीचे गिरना बंद कर दिया और हवा में तैरने लगा। गूही को स्पष्ट रूप से देखने के बाद छोटी लड़की ने जियानान अकादमी के बुजुर्ग के लिबादे को देखा जो उसने पहना हुआ था, और उसने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अंदर घुसते ही पकड़ा जाऊंगा। क्या दुर्भाग्य है। क्या तुम इसे खाना चाहती हो? गूही आगे बढ़ा, सुनहरा फल उठाया और छोटी लड़की को थमा दिया। गूही को सुनहरा फल देते देख छोटी लड़की ने अपनी मासूम बड़ी आंखों से फल लिया और फिर एक बच्चे जैसी कोमल आवाज में बोली, तुम अकादमी के बुजुर्ग हो, है न? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये सामान्य बात है कि तुम मुझे नहीं जानती। आखिरकार मैं अभी अभी अकादमी की बुजुर्ग परिषद में शामिल हुआ हूँ, गूही ने समझाया। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। गूही का उत्तर सुनकर छोटी लड़की ने बेपरवाही से उत्तर दिया, फिर सुनहरे फल को अपने हाथ में लिया और उसे चबाया। काटने की तीखी आवाज़, जैसे कि चट्टानें टूट रही हों, विशाल कमरे में गूंज उठी। उसने सुनहरे फल में एक छोटा सा छेद किया जहां कुछ दांतों के निशान दिखाई दे रहे थे और सुनहरे तरल की बूंदें टपक रही थीं जो सफ़ेद जेड फ्लोर पर गिर रही थीं, जो देखने में आकर्षक लग रही थीं। क्रंच क्रंच। छोटी लड़की ने फल को चबाया। उसके दांत लगातार हिल रहे थे और उसके मुंह के कोने से सुनहरे तरल की एक धारा बह रही थी जो अंततः उसकी ठुड्डी से नीचे बह रही थी। इस छोटी लड़की के मुंह में कठोर फल एक साधारण नाश्ते की तरह लग रहा था, जिसे आसानी से कुचला और निगला जा सकता था। छोटी लड़की को औषधीय घटक के रूप में इस्तेमाल होने वाले फल को खाते हुए देखकर गूही ने अंदर ही अंदर आह भरी। वास्तव में ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन की रक्तरेखा होने के कारण वह अवयवों की जंगली औषधीय शक्ति की उपेक्षा कर सकती थी। अगर वह उसे एक शिष्य के रूप में ले सकता तो उसकी साधना निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाती। ये सोचते हुए गूही ने मुस्कुराते हुए छोटी लड़की से पूछा, छोटी, क्या इसका स्वाद अच्छा है? गूही का सवाल सुनकर छोटी लड़की ने जल्दी से अपने मुंह में फल निगल लिया और फिर बुदबुदाया, ये स्वादिष्ट नहीं है। वास्तव में ये बहुत बुरा है। लेकिन ये कहने के बाद छोटी लड़की ने एक दयनीय नज़र दिखाई और कहा, लेकिन अगर मुझे बड़ा होना है तो मुझे ये चीज़ें खानी होंगी। ओह, क्या यह इसमें निहित शक्तिशाली ऊर्जा के कारण है कि आप इसे खाते हैं? गूही ने मुस्कुराते हुए पूछा। महम। छोटी लड़की ने सिर हिलाया, फिर अपने हाथ में सुनहरे फल को कुतरना जारी रखा। क्या आप इन सामग्रियों से बनी स्वादिष्ट गोलियां खाना चाहती हैं? जैसे ही उसने कहा, गूही ने अपना हाथ उठाया और काउंटर पर एक जेड प्लेट से एक औषधीय जड़ी बूटी निकाली जो एक सफ़ेद मूली की तरह दिख रही थी। रिफाइनिंग, आप एक कीमियागर हैं, छोटी लड़की ने धीरे से कहा और उसकी जिज्ञासु निगाहों के नीचे गूही के हाथ में एक धधकती हुई गोली की लौ दिखाई दी, जिसने तुरंत पूरे कमरे को लाल चमक से रोशन कर दिया। मूली जैसी औषधीय जड़ी बूटी को गोली की लौ में जल्दी से फेंकने के बाद गूही ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक चेरी के आकार का लाल फल निकाला और उसे गोली की लौ में डाल दिया। 1 मिनट से भी कम समय में दोनों अवयवों को संपीड़ित किया गया और एक लोंगन के आकार की गोली में मिलाया गया जिस पर लाल और सफ़ेद पैटर्न सजे हुए थे। आह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। गूही के हाथ में गोली से निकलने वाली सुगंधित सुगंध को सूंघते हुए छोटी लड़की की आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे कि वे चमक सकती हों। यहाँ, इसे खाओ। गूही ने बिना किसी दूसरे विचार के गोली उसे थमा दी। हे, छोटी लड़की हंसी, उत्साह से गूही के हाथ से गोली ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। धीरे से चबाते हुए छोटी लड़की के चेहरे पर विशुद्ध आनंद का भाव दिखाई दिया। जल्द ही छोटी लड़की द्वारा चबाई गई और निली गई गोली शुद्ध और जंगली औषधीय शक्ति की धाराओं में बदल गई जो उसके पूरे शरीर में बह गई। यह मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम अब मेरे लिए कुछ और परिष्कृत कर सकते हो?
गोली खत्म करने के बाद छोटी लड़की ने अपने होंठ चाटे, पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही थी। ये देखकर गूहे ने कुछ परेशान होने का नाटक किया और कहा, ठीक है, इन गोलियों को परिष्कृत करने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन क्या? गूहे को हिचकिचाते हुए देखकर छोटी लड़की थोड़ी चिंतित हो गई। अगर यह मेरे शिष्यों के लिए है तो थोड़ा प्रयास कुछ भी नहीं है। शिष्य, गूहे के शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी को समझते हुए छोटी लड़की ने बड़बड़ाते हुए कहा, तो आपका शिष्य होने का मतलब है कि मैं हर दिन ऐसी स्वादिष्ट गोलियां खा सकती हूँ? सही है, मेरे शिष्यों को हर दिन ऐसी गोलियां खाने को मिलती हैं। गूहे ने निश्चितता के साथ पुष्टि की। तो मैं भी आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। छोटी लड़की ने अचानक उत्साह से गूहे की पतलून खींची, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, छोटी। गूहे ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। जियान, मेरा नाम जियान है, जियान ने जल्दी से कहा, अभी भी गूहे की पतलून हिलाते हुए। ठीक है, हिलना बंद करो, अपने गुरु का नाम याद रखो। गूहे, गूहे, नाम दोहराते हुए जियान के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। तो तुम सहमत हो? हे, क्या शिक्षक अब मेरे लिए कुछ और गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। चलो पहले यहाँ से निकल चलें, गूहे ने सिर हिलाया और कहा। ओह, अगर ऐसा है तो मैं अपने साथ थोड़ा और ले जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद जियान ने जेड प्लेट को पकड़ा, उस पर लगी मुहरों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। रुकने से पहले उसने 7 या 8 जड़ी बूटियां लीं। हालांकि गूहे ने जो किया उससे जियान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। अपने हाथ को धीरे से ऊपर उठाते ही पूरे गलियारे में अलमारियों पर रखी सभी औषधीय जड़ी बूटियां उसके स्टोरेज रिंग की ओर उड़ गईं। अध्याय 242, जियान का आश्चर्य। यह बहुत ज्यादा है। गूहे को जड़ी बूटियां इकट्ठा करते देख जियान का मुंह खुला रह गया, उसके पास शब्द नहीं थे। अगले ही पल जियान ने जड़ी बूटियों के ढेर पर नजर डाली जो उसके हाथ में था और अचानक उसे लगा कि वह एक देहाती आदमी है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो। जियान के छोटे से सिर को थपथपाते हुए जियान सीधे बाहर की ओर बढ़ गया। शिक्षक, मेरा इंतजार करो। गूहे के थपथपाने से चौंककर जियान अपनी अचंभे से बाहर निकली और उसके पीछे दौड़ी। जब वे फिर से ऊर्जा अवरोध के पास पहुंचे तो जियान ने सुकियान द्वारा दिया गया जेड टोकन नहीं निकाला, बल्कि बिना किसी बाधा के सीधे अवरोध से होकर निकल गया। पीछे पीछे जियान जीहे को इस तरह से बाहर निकलते देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने सुंदर छोटे हाथ से ऊर्जा अवरोध को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ प्रयासों के बाद बिना किसी बाधा के पार हो गई। ऊर्जा अवरोध को पार करते हुए गूहे धीरे धीरे गलियारे के अंत में एक छोटे से केबिन की ओर बढ़ा और जैसे ही वे पास पहुंचे उन्होंने अंदर एल्दहो और एल्दहाओ की बातचीत सुनी। एल्दहो, क्या आपको लगता है कि मैं बाद में एल्दगू से कुछ गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कह सकता हूं? आज नहीं, आखिरकार एल्दगू अभी अभी आए हैं और उन्होंने मेरे लिए एक गोली परिष्कृत की है। उनसे अभी पूछना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको इंतजार करना चाहिए और पहले उनसे मिलने का दूसरा अवसर ढूंढना चाहिए। एक अच्छा रिश्ता स्थापित करना अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन चीज़ों को जल्दी नहीं किया जा सकता। ... उनकी बातचीत सुनकर गूहे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एल्दहो, एल्दहाओ, गूहे ने धीरे से पुकारा और अंदर मौजूद दोनों ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर देखा, एक साथ कहा, बड़े गो, क्या आपने अपनी जड़ी बूटियां चुन ली हैं? बड़े हुओं के साथ अपनी बातचीत के बाद गूहे के प्रति बड़े हाव का रवैया पूरी तरह से बदल गया था, उनके स्वर में सम्मान भरा हुआ था। हालांकि उनकी टिप्पणियों के बाद उन्होंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में हल्के बैंगनी बालों वाली एक छोटी लड़की उनके सामने आ रही थी। जियान और उसके हाथों में जड़ी बूटियों को देखकर अपनी बूढ़ी आंखों को झपकाते हुए बड़े हाव एक पल के एहसास के बाद अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, जोर से चिल्लाते हुए, तुम फिर से? क्या तुम यहाँ खाने के बजाय बाहर अपनी जड़ी बूटियाँ नहीं ढूंढ सकते? जब यहाँ पहले से ही जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो उन्हें खुद ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं उन्हें क्यों नहीं खाऊंगा? तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, बूढ़े। ऐसा ही करते रहो, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ सकता है। जियान ने बड़े हाव को तिरछी नज़र से देखा और अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। जियान की हरकतों ने बड़े हाव को स्पष्ट रूप से परेशान कर दिया, जो गुस्से में थे, किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार लग रहे थे। हालांकि ये याद करते हुए कि गूहे अभी भी वहां था, उसने अचानक अपनी आवाज़ कम कर दी। अगली बार मैं तुम्हारे साथ समझौता कर लूंगा। जियान की ओर इशारा करते हुए उसने फुसफुसाया, अपने कपड़े चीक किए और फिर अपनी नज़र गूहे पर घुमाई। जियान के कारण उसके चेहरे पर गुस्सा तुरंत एक गर्म मुस्कान में बदल गया। बड़े गो, ये छोटी सी बच्ची अक्सर औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार में दावत खाने आती है, इसलिए मैं अभी थोड़ा गलत था। अध्याय 242, जियान का आश्चर्य। ये ठीक है,
गूहे ने अपनी मिलनसार मुस्कान बनाए रखी, फिर जियान की ओर इशारा करते हुए उसने दोनों से कहा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी संयोग है। मैं औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार में इस छोटी सी बच्ची से मिला और मुझे वह काफ़ी दिलचस्प लगी, इसलिए मैंने उसे अपना निजी शिष्य बनाने का फैसला किया। जैसे ही गूहे के शब्द निकले, बड़े हुओ और बड़े हाव के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव दिखाई दिए। बड़े गो, ये बच्ची असाधारण रूप से जिद्दी है। भीतरी आंगन में महान बुजुर्ग के अलावा कोई भी उसके उग्र स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। बड़े हाव ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ एल्डर गो, मुझे डर है कि कुछ दिनों में आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि उसे अपने शिष्यत्व से कैसे निकाला जाए। एल्डर हो ने हंसते हुए कहा। फफट 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 फफट। उनके द्वारा उसके बारे में की गई ऐसी अमित्रतापूर्ण टिप्पणियों को सुनकर जियान को किसी कारण से अंदर से घबराहट महसूस हुई और उसने अपनी बचकानी आवाज में कहा, एल्डर हाउ, तुमने मेरे शिक्षक के सामने मेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम ही सबसे ज्यादा अनियंत्रित हो। और तुम एल्डर हो, सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी दाढ़ी नोच लूंगा। हा, जियान की चिंता भरी नज़र देखकर एल्डहाओ और एल्डरहो ने न केवल उसके अशिष्टता से बोलने के मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इसके बजाय दिल खोलकर हंसे। एल्डरगू वास्तव में असाधारण है, यहाँ तक कि जियान जैसे अनुशासनहीन व्यक्ति को कुछ टिप्पणियों पर इतना चिंतित करने में कामयाब रहा। एल्डरहाओ ने खुद से सोचा। चेतावनी के लिए आप दोनों का धन्यवाद, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। गूहे ने एक अनौपचारिक आदान प्रदान के बाद जवाब दिया और फिर एल्डरहो के मार्गदर्शन में जियान को अपने आंगन में ले गया। आंगन में अपने सामने नाजुक और प्यारी छोटी लड़की को देखकर गूहे ने खुद से सोचा, सिस्टम, जियान की विशेषताओं की जांच करें। 5वां शिष्य, जियान। अंतर्दृष्टि 8.5, रूटबोन 9, भाग्य 9, जाति ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन, स्तर चौथा क्रम मध्यवर्ती, वह अभी भी जानवर है। तकनीक के साथ ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन की रक्तरेखा जियान के 9 तक पहुंचने वाले अंक पूरी तरह से गूहे की उम्मीदों के अनुरूप थे। जियान की विशेषताओं की समीक्षा करने के बाद गूहे ने अचानक एक कठोर चेहरे के साथ कहा, जियान, अब जब तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे पहले अपने नियमों के बारे में बताने दो। यदि आपको वे अस्वीकार्य लगते हैं तो आप किसी भी समय छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। गूहे के भाव में अचानक परिवर्तन देखकर जियान की चमकदार काली आंखों में घबराहट का एक संकेत दिखाई दिया। मैं समझ गया, गुरु, जियान ने कमजोर ढंग से जवाब दिया। उसका मन एक बार फिर एल्डरहाउ और एल्डरहो के गूहे के सामने मुखबिरी करने पर केंद्रित था और उसने मन ही मन उन्हें कुछ बार कोसा। सबसे पहले, मेरे शिष्य के रूप में मैं तुम्हें 3 स्वागत उपहार दूंगा जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना होगा और मना नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं हमेशा उपलब्धियों को पुरस्कृत करता हूँ। चाहे तुम बाहर मेरे लिए प्रसिद्धि लाओ या आंतरिक रूप से अपनी ताकत में प्रगति करो, मैं तुम्हें उदार पुरस्कार दूंगा। तीसरा, जब तक तुम संप्रदाय को धोखा नहीं देते, तुम जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। शुरू में जियान ने सोचा कि गूहे उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ सख्त नियम लागू करने जा रहा है, लेकिन जब उसने सुना कि गूहे के 2 नियम वास्तव में पुरस्कार के उपाय थे, तो वह थोड़ा हैरान रह गई। क्या बस इतना ही? क्या कोई और आवश्यकता नहीं है? जियान ने गूहे से पूछा, कुछ हद तक अचंभित। बस इतना ही, बस इतना ही। जियान की उलझन को देखकर गूहे ने उत्सुक होने का नाटक किया। क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए और भी नियम बनाऊं? जियान अजीब तरह से हंसी और अपने हाथ हिलाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। अध्याय 243, जियान आगे बढ़ता है। 5वां क्रम उच्च स्तर। हे गुरु, आपने जिन 3 स्वागत उपहारों का उल्लेख किया है, वे क्या हैं? जियान ने जिज्ञासा से गूहे की ओर देखा और पूछा, क्या उनमें पहले की तरह स्वादिष्ट गोलियां शामिल हैं? जियान के चेहरे पर उम्मीद भरी अभिव्यक्ति देखकर गूहे को बहुत खुशी हुई। ये पहला शिष्य था जिसने कभी स्वागत उपहार के लिए उससे आग्रह किया था। पहले की गोलियां कुछ खास नहीं हैं, गूहे ने अपना सिर हिलाया। अगले ही पल गूहे के हाथों ने तेजी से कई गहरी हाथ की मुहरें बनाई, और जैसे ही उसने ऐसा किया, आंगन के ऊपर का स्थान अजीब तरह से विकृत होने लगा। स्थानिक लॉकडाउन। जैसे ही गूहे ने अंदर से चिल्लाया, अंतरिक्ष अचानक जम गया और असामान्य उतार चढ़ाव की एक लहर तेजी से फैल गई, जिसने पूरे आंगन को घेर लिया। इन क्रियाओं को पूरा करने के बाद गूहे ने जियान को देखा और धीरे से कहा, जियान, मेरे करीब आओ। मैं अब तुम्हें पहले स्वागत उपहार के रूप में ऊर्जा प्रदान करूंगा। ऊर्जा संचरण। गूहे के शब्दों को सुनकर जियान की बड़ी काली आंखों में भ्रम की झलक दिखी, लेकिन फिर भी वह निर्देशानुसार कुछ कदम आगे बढ़ी। हो सकता है कि जल्द ही आपके शरीर में एक मजबूत ऊर्जा प्रवेश कर रही हो। अगर आपको लगता है कि आप इसे सहन नहीं कर सकते, तो आपको मुझे तुरंत बताना चाहिए, गूहे ने चेतावनी दी। महम। जियान ने धीरे से सिर हिलाया और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं।
जियान केवल गुहे की कमर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबी थी, इसलिए ऊर्जा संचरण प्राप्त करने के लिए उसका खड़ा होना स्वाभाविक था। इस समय उसने धीरे से अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसे जियान के माथे पर रख दिया। जैसे ही जियान सोच रही थी कि क्या हो रहा है, उसने अचानक महसूस किया कि गुहे की हथेली से एक बहुत बड़ा बल उसके शरीर में स्थानांतरित हो रहा है। जियान का चेहरा बदल गया, वह सोच रही थी कि उसका शिक्षक क्या कर रहा है। एकाग्र हो जाओ और इस शक्ति को अवशोषित करो। गुहे की आवाज़ अचानक गूंज उठी। बिना कुछ सोचे जियान ने शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही सांसों में जियान के भीतर से एक दबी हुई आवाज़ आई और उसका आभामंडल तुरंत बदल गया। वह चौथे क्रम के मध्यवर्ती स्तर से सीधे चौथे क्रम के उच्च स्तर पर पहुंच गई। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकी, उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ती रही। एक पल के बाद जियान का आभामंडल फिर से बदल गया। वह सीधे चौथे से पांचवें क्रम पर पहुंच गई थी। कितना उत्साहजनक! शक्ति में तेजी से वृद्धि महसूस करते हुए जियान अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गई और गुहे द्वारा हस्तांतरित शक्ति को अवशोषित करने पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। सौभाग्य से गुहे ने पहले ही आंगन में जगह को बंद कर दिया था, इसलिए जियान की सफलता से उत्पन्न मजबूत आभा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। जल्द ही जियान का आभामंडल फिर से बदल गया, धीरे धीरे पांचवें क्रम के निम्न स्तर से पांचवें क्रम के मध्य स्तर पर पहुंच गया और कुछ सांसों के बाद पांचवें क्रम के मध्य स्तर से पांचवें क्रम के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा उसके भीतर की शक्ति ने उसे छठे क्रम तक पहुंचने में मदद करने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि उस समय जियान को भी लगा कि उसका शरीर इतनी शक्तिशाली शक्ति का सामना नहीं कर सकता। उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसने बेचैनी से कहा, बस गुरु, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। जियान के शब्दों को सुनकर गुहे ने उसकी वर्तमान आभा को महसूस किया, जो छठे क्रम को तोड़ने के स्तर तक पहुंच गई थी, और समय पर अपना हाथ वापस लेते हुए संतुष्ट हो गया। ये सोचना कि ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन की काया के साथ वह अपनी डूलिंग साधना का उपयोग करके डूकिंग स्तर के शिखर तक पहुंच सकती है। आंतरिक रूप से उसकी प्रशंसा करते हुए गुहे के कान में एक सूचना भी गूंजी। डिंग, मेजबान ने पांचवें शिष्य जियान को 3 दिनों की साधना प्रदान की है। 24 साल की साधना प्राप्त करने के लिए 3000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए मेजबान को बधाई। नोट, ये 24 वर्ष की साधना एक सितारा डू वेनेरेट से मेल खाती है। 24 वर्ष की साधना को सिस्टम स्पेस में जमा किया गया है। कृपया इसे जांचें, होस्ट। सिस्टम की आवाज़ सुनकर गुहे में स्फूर्ति आ गई। 24 साल की साधना के बदले 3 दिन की साधना एक अविश्वसनीय रूप से लाभदायक सौदा था। अगले ही पल गुहे ने उत्सुकता से अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस में डुबो दिया। सिस्टम स्पेस के अंदर प्रकाश का एक बैंगनी गोला शून्य में तैर रहा था। क्या मेजबान 24 साल की साधना स्वीकार करना चाहता है? जैसे ही गुहे की चेतना ने बैंगनी गोले को छुआ, सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंज उठी। हालांकि गुहे वर्तमान में आंतरिक प्रांगण में था। यदि वह इस ऊर्जा को यहां अवशोषित करना चाहता है तो अंतरिक्ष को सील करने के बाद भी डूजून की सफलता के कारण होने वाले हिंसक उतार चढ़ाव को छिपाया नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुहे ने अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस से वापस ले लिया। उसके सामने खड़ी जियान उत्सुकता से अपने साधना स्तर में बदलावों की जांच कर रही थी। अचानक उसकी पीठ के पीछे बैंगनी डुक्यूई पंखों की एक जोड़ी फट गई। डुक्यूई के पंख हल्के से फड़फड़ाए और जियान का शरीर हल्के से हवा में ऊपर उठा। वाह, हा, मैं उड़ सकता हूँ। हवा में से एक बचकानी हंसी आई। काश मैं इस तरह की ऊर्जा का संचार 2 बार और प्राप्त कर पाता। उन्नति की मिठास का स्वाद चखने के बाद जियान गुहे की आकृति को देखकर उत्साह से भर गई। हालांकि जब उसने सोचा कि उसकी सफलता के लिए ऊर्जा गुहे से स्थानांतरित हो रही है तो उसे अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जियान में आए बदलावों को देखकर गुहे भी बहुत खुश थी। जियान की सफलता की दर को देखते हुए वह निश्चित रूप से अगली बार और भी अधिक ऊर्जा का सामना करने में सक्षम होगी, जिससे उसे और भी अधिक रिटर्न मिल सके। अगला आपका दूसरा स्वागत उपहार है। हवा में उड़ते हुए जियान को देखते हुए गुहे ने एक ठंडा जेड बॉक्स पेश किया। यह क्या है? ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ औषधीय पदार्थ या कुछ ऐसा ही है। गुहे को ठंडा जेड बॉक्स निकालते हुए देखकर जियान ने अपने डुक्यूई पंखों को नियंत्रित किया और धीरे से वापस जमीन पर उतर गई। शिक्षक, क्या इसमें पहले वाली स्वादिष्ट गोलियां हैं? इसे खोलो और खुद ही देखो, गुहे ने हल्की हंसी के साथ कहा। गुहे की मुस्कान देखकर जियान कुछ हद तक उम्मीद से ठंडे जेड बॉक्स का ढक्कन उठाया। जैसे ही उसने इसे थोड़ा खोला, बॉक्स से अचानक सुनहरे प्रकाश की एक किरण आसमान की ओर फूट पड़ी, जिससे वह चौंक गई और जल्दी से ढक्कन बंद कर दिया। शिक्षक, इस गोली से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज है, यह उन बूढ़े लोगों को आकर्षित नहीं करेगी, है न? जियान ने कुछ हद तक घबराते हुए कहा। नहीं, यहाँ का स्थान मेरे नियंत्रण में है। जब तक मैं चाहूँ, चाहे गोली की आभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बाहर नहीं फैलेगी।
गूहे ने आश्वस्त किया। ओह, ये सुनकर जियान ने राहत की सांस ली, फिर बॉक्स को फिर से खोला। बॉक्स के अंदर सुनहरी रोशनी घूम रही थी और दो छोटे सुनहरे ड्रैगन गोली के अंदर चक्कर लगा रहे थे, जिसमें से ड्रैगन के मंत्रोच्चार की एक हल्की आवाज़ निकल रही थी। ड्रैगन का यह मधुर नारा सुनकर जियान की नज़र अचानक थोड़ी सुस्त हो गई। यह एहसास, ये कुछ हद तक जाना पहचाना है। अपने हाथ से गोली को छूते हुए जियान ने महसूस किया कि उसका रक्त संचार थोड़ा तेज हो गया है। ये किस तरह की गोली है? जियान ने उत्सुकता से पूछा। यिन यांग जुवान लॉन्गडैन यिन यांग रहस्यमय ड्रैगन गोली। अध्याय 244, 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली। यिन यांग जुवान लॉन्गडैन 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली। गूहे ने धीरे से कहा। ये 2 छठे क्रम के ड्रैगन प्रकार के जादुई जानवरों के जादुई कोर से परिष्कृत है, जो 7 दिन से ज्यादा पहले नहीं मरे थे। ड्रैगन। गूहे द्वारा गोली का परिचय सुनकर जियान का दिल अचानक समझ से भर गया। जियान के हाव भाव में आए बदलाव को देखते हुए गूहे ने अनुमान लगाया कि यिन यांग जुवान लॉन्गडैन में मौजूद ड्रैगन का सार जियान के रक्त के साथ थोड़ा बहुत प्रतिध्वनित हुआ होगा। ये यिन यांग जुवान लॉन्गडैन ले लो। इस गोली का असर निर्वाण से पुनर्जन्म जैसा हो सकता है। गोली के प्रभावों के बारे में जानने के बाद जियान ने एक गहरी सांस ली और फिर यिन यांग जुवान लॉन्गडैन को अपने मुंह में जोर से ठूंस लिया। इससे पहले कि वह चबा पाती, सुनहरी गोली गर्मी की एक धारा में बदल गई जो उसके गले से होते हुए उसके शरीर में बह गई। बाढ़ की तरह उमड़ती गर्मी उसके शरीर में भर गई। इस शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए जियान थोड़ा घबरा गई और अपने मन को शांत किया, दवा की शक्ति के फूटने का इंतजार किया। हालांकि जियान ने खुद को तैयार करने के बाद औषधीय शक्ति का अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। उछलती गर्मी स्पंज में बहते पानी की तरह धीरे धीरे शांत हो गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए जियान ने अपने गतिहीन शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और बुदबुदाया, गुरु, यिन यांग जुवान लॉन्गडैन को निगलने के बाद मुझे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? यह एक कप सादा पानी पीने जैसा है। आप किस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे? यिन यांग जुवान लॉन्गडैन ताकत बढ़ाने वाली गोली नहीं है। इसका प्राथमिक कार्य पुरानी नींव को तोड़कर एक नया आधार स्थापित करना है। औषधीय शक्ति आपके शरीर में व्याप्त है। यदि भविष्य में आप जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करते हैं और इसे सक्रिय करने के लिए भाग्यशाली हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से अकल्पनीय लाभ प्राप्त होंगे। अभी के लिए इसे सादा पानी पीने के समान समझें। गूहे ने जियान के कुछ हद तक उदास भाव को देखकर कुछ हद तक मनोरंजक ढंग से कहा। क्या वास्तव में कोई अन्य प्रभाव नहीं है? जियान ने बड़बड़ाया। वास्तव में है, बस ऐसी चीज़ों के लिए आमतौर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। गूहे ने आगे समझाने का इरादा किया, लेकिन जियान ने अचानक आश्चर्य से कहा, वास्तव में कुछ और है। अभी जब मैंने अपनी आंतरिक स्थिति की जांच की तो मुझे अपने मेरिडियन में अजीब ऊर्जा का एक धागा मिला। यह ऊर्जा मेरे शरीर में पहले से मौजूद ऊर्जा के समान ही है, लेकिन ये थोड़ी अधिक शक्तिशाली लगती है। ये सुनकर गूहे ने मन ही मन आह भरी। ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन की वंशावली के योग्य, जो छठे क्रम के ड्रैगन प्रकार के जादुई जानवर से भी अधिक है। उसने स्वाभाविक रूप से ड्रैगन सार को इतनी सहजता से अवशोषित कर लिया। उसी समय गूहे के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दिया। डिंग, मेजबान ने 5वें शिष्य जियान को 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली यिन यांग जुवान लॉन्गडैन दी है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली 9 रंगीन जुवान मिंगडैन प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली 9 रंगीन जुवान मिंगडैन सिस्टम स्पेस में जमा की गई है। कृपया इसे जांचें, मेजबान। एक 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गूहे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। ये पहली बार था जब उसने इतनी उच्च श्रेणी की औषधीय गोली प्राप्त की थी। उसका मन उत्सुकता से सिस्टम स्पेस में डूब गया, जहां एक मुर्गी के अंडे के आकार की गोली 9 रंगों के साथ घूमती हुई धुंधले सफ़ेद कोहरे के बीच तैर रही थी। 9 रंगीन जुवान मिंगडैन 9वीं श्रेणी की एक खजाने की गोली। सेवन करने पर इसकी विशाल औषधीय शक्ति शरीर के एक निश्चित हिस्से में जमा हो जाती है, जो गंभीर चोट के मामले में स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती है। भले ही सिर काट दिया गया हो या हड्डियों तक सीमित हो गया हो, फिर भी तेजी से ठीक होना संभव है। डूडी और उससे ऊपर के क्षेत्रों के लिए प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। उपभोक्ता के पास अपने साधना स्तर को बढ़ाने के 9 अवसर भी होंगे, जिसमें 9 अलग अलग औषधीय शक्तियां हर बार विशिष्ट रूप से सक्रिय होंगी। सिस्टम की आवाज़ सुनकर गूहे की आत्माएं ऊपर उठ गईं। इस 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली का होना एक अतिरिक्त जीवन पाने के समान था। इसके अलावा साधना वृद्धि के लिए इसने जो 9 अवसर प्रदान किए, वे संभावित रूप से एक साधना प्रतिभा पैदा कर सकते थे। हालांकि अमर ज्वाला को भस्म करने और फीनिक्स के सार रक्त की शक्ति को अवशोषित करने के बाद गूहे ने पहले ही निर्वाण की शक्ति का उपयोग किया, जिससे 9वीं श्रेणी के खजाने की गोली कुछ हद तक अनावश्यक लगती है।
इसके अलावा खेती बढ़ाने के 9 अवसर उसके फायदे वाले व्यक्ति के लिए सीमित उपयोग के लगते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुहे ने 9 रंग वाले जुबान मिंग डैंग का उपयोग स्वयं न करने का फैसला किया, बल्कि इसे युन युन के लौटने पर उपहार के रूप में सहेजने का फैसला किया। 9वीं श्रेणी के खजाने की गोली के साथ युन युन न केवल अपनी खेती को तेजी से बढ़ाने में सक्षम होगी, बल्कि जीवन मृत्यु के संकटों से बचने का एक अतिरिक्त साधन भी होगा। अपना मन बना लेने के बाद गुहे ने अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस से वापस ले लिया। ज़ियान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी स्वागत उपहार है, गुहे ने घोषणा की। ये सुनकर ज़ियान की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं और उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। गुहे ने अपनी हथेली को ज़ियान के मुकुट पर कुशलता से रखा और फिर एक तकनीक का उपयोग करके ब्लैक हॉर्न क्षेत्र से प्राप्त एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल ऑरोरा पाम को ज़ियान तक पहुंचाया। ज़ियान के प्रतिक्रिया करने से पहले उसने अपने दिमाग में सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह महसूस किया। उसने ध्यान केंद्रित किया और शांति से इस विशाल जानकारी को आत्मसात किया। एक पल के बाद ज़ियान ने ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। साथ ही गुहे के दिमाग में एक और सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान ने 5वें शिष्य ज़ियान को निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल ऑरोरा फिस्ट प्रदान किया है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने, निम्न स्तरीय स्वर्ग स्तरीय मार्शल कौशल तियान जुबान पाम प्राप्त करने के लिए बधाई। निम्न स्तरीय स्वर्ग स्तरीय मार्शल कौशल तियान जुबान पाम को सिस्टम स्पेस में जमा कर दिया गया है। कृपया इसे जांचें, मेजबान। स्वर्ग स्तरीय मार्शल कौशल तियान जुबान पाम पुरस्कार को अपने पास वापस आते देख गुहे ने विचार किया। यह मार्शल कौशल उसके लिए अपने तुरुप के पत्ते प्रकट किए बिना विरोधियों के खिलाफ उपयोग करने के लिए उपयुक्त होगा। धन्यवाद गुरु। गुहे से ये 3 स्वागत उपहार प्राप्त करने के बाद ज़ियान का उसके प्रति रवैया केवल एक औषधीय गोली खाने की इच्छा से आगे बढ़ गया था। गुहे की ऊर्जा और कौशल प्रदान करने की विधि ने ज़ियान को उसे बहुत रहस्यमय पाया और उसे गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार गुहे की ओर उसकी निगाह अब सम्मान से भर गई। ज़ियान के अच्छे व्यवहार को देखकर गुहे ने संतुष्टि की भावना के साथ उसके छोटे से सिर को छुआ, धीरे से कहा, ज़ियान, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, मेरे शिष्यों को उनकी साधना में किसी भी सफलता के लिए पुरस्कार मिलेगा। और पुरस्कार? गुहे के शब्दों को सुनकर ज़ियान का चेहरा प्रत्याशा से चमक उठा, लेकिन फिर वह इस पर अधिक विचार करने के बाद कुछ हद तक निराश हो गई। मैं अब 5वें क्रम के शिखर पर हूँ। आगे बढ़ने का मतलब 6ठे क्रम तक पहुँचना होगा। वो इसमें कितना समय लगेगा? अचानक ज़ियान ने गुहे की पतलून खींची और बचकानी आवाज में चिल्लाया। अध्याय 245 असामान्य कीमिया गति। ज़ियान को इस अवस्था में देखकर गुहे ने उसके छोटे से सिर को छूकर उसे शांत किया और कहा, रो मत, अपनी प्रतिभा के साथ तुम्हें 6ठी रैंक तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, कितना समय है? ज़ियान ने अपना सिर उठाया, उसकी बड़ी आंखें गुहे को गंभीरता से देख रही थीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने लगेंगे, गुहे ने सोचा और कहा। कुछ महीने? क्या यह इतना लंबा समय है? वो खुद से बुदबुदाते हुए ज़ियान ने फिर से अपना सिर नीचे किया और जल्द ही एक रोने की आवाज आई। इस छोटी सी बच्ची को देखकर जो हर बात पर रोती है, गुहे ने अपना सिर हिलाया, हार मानकर कड़वी मुस्कान के साथ, अगर तुम रोती रही तो तुम्हें आज वह स्वादिष्ट गोली नहीं मिलेगी। क्या? गुहे के शब्दों को सुनकर ज़ियान ने अचानक अपना सिर फिर से ऊपर उठाया, उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। ज़ियान की आंखों के निशानहीन कोनों को देखकर गुहे ने मन ही मन सोचा, इस छोटी सी बच्ची ने रोना कहाँ से सीखा? अगर वह हर दिन यही करती रही तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। हे गुरु, वह स्वादिष्ट गोली कहाँ है? छोटे सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाते हुए ज़ियान ने अपने हाथ हथेलियां ऊपर करके गुहे की ओर उठाए। इस कुछ हद तक बेशर्म प्रशिक्षु का सामना करते हुए गुहे असहाय था और उसने धीरे से उसकी छोटी कोमल हथेलियों को थपथपाया, अपने भाव को थोड़ा और गंभीर दिखाने की कोशिश की। गोलियां बनाने के बाद ही उपलब्ध होंगी। ये कहने के बाद गुहे के सामने अचानक एक विशाल सुनहरा कड़ाही दिखाई दिया और फिर उसने जल्दी से विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक फल कड़ाही में डालना शुरू कर दिया। गुहे द्वारा थपथपाए जाने के बाद ज़ियान ने अनिच्छा से अपने हाथ वापस खींच लिए और गुहे की हरकतों को देखा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दी। अपने सामने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को देखते हुए गुहे के हाथों में अचानक एक बैंगनी लौ दिखाई दी। अपनी कलाई के एक झटके से बैंगनी लौ तुरंत एक ही आकार की दर्जनों लपटों में विभाजित हो गई और गुहे के एक कोमल थपथपाने के साथ वे सभी ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन में प्रवेश कर गईं। गुहे ज़ियान के लिए जो गोलियां बना रहे थे वे नियमित कीमिया से अलग थीं। उन्हें एक ही जड़ी बूटी को परिष्कृत करके और स्वाद को बेहतर बनाने के लिए कुछ सामग्री मिलाकर मोटे तौर पर बनाया गया था। इस प्रकार ये प्रक्रिया विशेष रूप से आसान थी और गुहे ने एक ही समय में दर्जनों गोलियां बनाने का विकल्प भी चुना।
जल्द ही बैंगनी लॉ के शोधन के तहत ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन में बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री दर्जनों खुरदरी काली गोलियों में बदल गई। अपने हाथ की एक लहर के साथ गुहे ने गोलियों की सतह को चिकना करने के लिए अपनी भंडारण अंगूठी से विभिन्न सामग्री निकाली। हो गया 1 घंटे के 1/4 से भी कम समय में ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन के केंद्र में दर्जनों रंगीन गोलियां दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक से एक हल्की खुशबू निकल रही थी। वाह, कड़ाही में इतनी सारी गोलियां देखकर जियान भी कुछ हद तक सुखद आश्चर्यचकित हुई। खुशी से कड़ाही के सामने दौड़ी और अपने हाथों में अभी भी गर्म आध्यात्मिक दवा की गोलियां पकड़ लीं। छोटी के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान देखकर गुहे भी मुस्कुराए। जियान, गोलियों को खाने के बाद उन्हें समय पर परिष्कृत करना याद रखना। जियान द्वारा कड़ाही से सभी आध्यात्मिक दवा की गोलियां लेने के बाद गुहे ने उसे याद दिलाया। ओह, शिष्य जानता है। गुहे की याद दिलाते हुए जियान ने लगभग सहज रूप से जवाब दिया। स्थानिक अवरोध के गायब होने के बाद गुहे ने आंगन में कीमिया करना शुरू कर दिया। लगभग हर कुछ घंटों में गोलियों की एक मनमोहक खुशबू आंगन से बाहर आती थी जहां गुहे था। पूरे 5 दिनों तक ये स्थिति जारी रहने के बाद आंतरिक आंगन में लगभग हर छात्र, जिसमें बुजुर्ग और प्रशिक्षक भी शामिल थे, को पता था कि 6ठी कक्षा के कीमियागर के पद तक पहुंचने वाला एक बुजुर्ग अकादमी में आया था। हर कोई इस नए बुजुर्ग के बारे में उत्सुक था। हालांकि बड़े बुजुर्ग सु कियान के आदेश के तहत किसी को भी बिना अनुमति के उस प्रांगण में जाने की अनुमति नहीं थी जहां गुहे थे। 6ठे दिन जिस प्रांगण में गुहे थे वहां अभी भी हर कुछ घंटों में हिंसक उतार चढ़ाव का अनुभव होता था। उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद काले कपड़े पहने एक व्यक्ति, जिसकी नज़र तेज थी, ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और तेजी से गुहे की जगह की ओर बढ़ा। जब वह आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि गुहे कड़ाही से एक लाल गोली पारदर्शी जेड की बोतल में डाल रहा था। गुहे के पीछे एक पत्थर के मंच पर ऐसी लगभग 20 जेड की बोतलें थीं। आंगन में सफ़ेद कपड़े पहने एक छोटी लड़की अपने मुंह में एक अजीबोगरीब गोली भर रही थी। जियान की एक झलक पाकर काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आश्चर्य का संकेत दिया, लेकिन जल्दी से इसे छिपा लिया। गुहे को उस व्यक्ति के आने का एहसास तब हुआ जब वह उस जगह की ओर बढ़ने लगा, लेकिन गुहे ने धीरे धीरे अपनी नज़रें घुमाने से पहले उसके द्वार पर आने का इंतजार किया। उस पल गुहे ने आराम से जेड की बोतल अपने पीछे पत्थर के मंच पर रख दी और फिर पीछे मुड़कर प्रवेश द्वार पर खड़ी सु कियान को देखा, जो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, महान बुजुर्ग, आपकी टाइमिंग एकदम सही है। मैंने पिछली बार ली गई सभी औषधीय सामग्री का इस्तेमाल कर लिया है। गुहे को सु कियान का अभिवादन करते हुए सुनकर आंगन में मौजूद जियान ने जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर देखा। दरवाजे पर काली आकृति को देखकर उसने सहज रूप से चबाई हुई आध्यात्मिक दवा की गोली को अपने मुंह में निगल लिया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि उस समय उसकी छोटी छोटी हरकतें किसी की नज़र में नहीं आईं। आंगन के प्रवेश द्वार पर गुहे के शब्दों को सुनकर सु कियान की आंखों में तुरंत गहरा सदमा दिखा। ये ज्ञात था कि गुहे ने पिछली बार जो औषधीय सामग्री ली थी वह पूरे आंतरिक प्रांगण के औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार का 5वां हिस्सा थी। केवल 6 दिनों में ये पहले ही समाप्त हो चुकी थी। कीमिया की इस भयानक गति को केवल राक्षसी ही कहा जा सकता है। अगर एल्डर गुहे को और औषधीय सामग्री की आवश्यकता है तो बेझिझक उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार से ले लें। इस समय सु कियान, हालांकि मुस्कुरा रही थी, वास्तव में दांत पीसते हुए बोल रही थी, अंदर से असहज महसूस कर रही थी। पत्थर के मंच पर जेड की बोतलों की ओर इशारा करते हुए गुहे ने सु कियान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, महान बुजुर्ग के शब्दों से मैं बहुत अधिक सहज महसूस कर रहा हूँ। ये गोलियां हैं जो मैंने इस बार बनाई हैं। मेरे नियमों के अनुसार आधी मेरी हैं और बाकी आधी अकादमी की हैं। क्या? सु कियान शुरू में गुहे के खर्चों को वहन करने में सक्षम न होने के बारे में चिंतित था, लेकिन गुहे के शब्दों को सुनकर उसका दिल तुरंत उत्साह से भर गया और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। ये ज्ञात है कि गोलियां बनाने के लिए कीमियागर को नियुक्त करने के लिए आमतौर पर सामग्री के 2 सेट तैयार करने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी 3 या 4 सेट भी, इससे पहले कि कोई कीमियागर मदद करने के लिए सहमत हो, और यह कीमियागर को एक एहसान भी देता है। लेकिन अब गुहे प्रभावी रूप से केवल आधी सामग्री ले रहा था, जिसका मतलब था कि अकादमी को बहुत अच्छा सौदा मिल रहा था। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद एल्डर गु। एक क्षण के स्तब्ध रहने के बाद सु कियान ने गुहे के पास जाकर ईमानदारी से कहा, ऐसी लगातार कीमियागिरी में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती होगी। एल्डर गु को आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 246, गिरे हुए हृदय की ज्वाला के लिए योजना बनाना। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महान बुजुर्ग। कीमिया के इस सत्र के बाद मैं आराम के रूप में पहाड़ों में कुछ जड़ी बूटियां खोजने की योजना बना रहा हूँ। गुहे ने सिर हिलाया। बोलने के बाद गुहे ने पत्थर के मंच पर रखी जेड की आधी बोतलें अपनी ओर खींची और उन्हें सु कियान को सौंप दिया। जेड की बोतलों में गोलियों का संक्षिप्त निरीक्षण करने के बाद सु कियान की मुस्कान गहरी हो गई।
इन जैद की बोतलों में 3 छठी कक्षा की गोलियां थीं और बाकी सभी 5वीं कक्षा की गोलियां थीं। महान बुजुर्ग, जैसे ही सुकियान को मिली गोलियों से खुशी हुई, जियान की बचकानी आवाज़ सुनाई दी। सुकियान को पहले ही एल्डर हो से जियान के गुहे द्वारा अपने साथ ले जाने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह इस समय बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। जियान, अब जब तुम एल्डरगो के संरक्षण में हो तो तुम्हें पहले की तरह शरारती नहीं होना चाहिए, सुकियान ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, महान बुजुर्ग, जियान ने धीरे से उत्तर दिया। अगर बुजुर्ग हो या किसी और ने जियान को शरारती कहा होता या कुछ और कहा होता, तो जियान शायद तुरंत पलटवार करती और हो सकता है कि इससे लड़ाई भी हो जाती। लेकिन अब जब सुकियान बोल रही थी, तो जियान को अपने दिल में कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। बड़े गो, कृपया अब से इस लड़की, जियान का अच्छे से ख्याल रखना। जियान के बोलने के बाद सुकियान ने एक बार फिर गूहे से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। चिंता मत करो, महान बुजुर्ग, मैं, गूहे, अपने शिष्यों के साथ कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा। सुकियान की बातें सुनकर गूहे ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। मैं देख सकता हूं कि यह लड़की यहाँ काफी सहज है। सुकियान की आंखें जियान के मुंह के कोने में आध्यात्मिक दवा की गोली के अवशेषों पर पड़ी, उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। इस लड़की के लिए एल्डरगो के पास प्रशिक्षु होना सौभाग्य की बात थी, कम से कम उसे भविष्य में गोलियों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ... ओह, आखिरकार वह चला गया। गूहे ने सुकियान को विदा करने के बाद जियान, जो गंभीर भाव के साथ अकड़कर खड़ी थी, ने अचानक राहत की लंबी सांस ली और फिर अपने पहले वाले चंचल और मुस्कुराते हुए व्यवहार में लौट आए। पहले और बाद में जियान के व्यवहार में बड़ा अंतर देखकर गूहे सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ये लड़की मेरे सामने इतनी जीवंत है, सुकियान का सामना करते समय वह कैसे डरपोक हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भाव सुकियान जितना गंभीर नहीं है? ये सोचते हुए गूहे ने अचानक कठोर चेहरे के साथ पुकारा, जियान। गूहे की तेज आवाज सुनकर जियान ने हैरान आंखों से उसकी ओर देखा। क्या हुआ, गुरु? अगले ही पल गूहे के कानों में कुछ हद तक दुखी बचकानी आवाज आई। जियान की काली आंखों की जोड़ी ने पहले उलझन दिखाई, फिर एक दयनीय नज़र में बदल गई। कुछ नहीं टीचर, बस आपको बताना चाहता था कि मुझे आज बाहर जाना है और शायद देर से वापस आऊं। ऐसी आंखों की जोड़ी देखने के बाद किसी कारण से गूहे ने पाया कि उसकी आवाज़ कठोर नहीं लग रही थी। ओह, मैं समझ गया। ठीक है टीचर, कृपया जाकर जल्दी वापस आएं। जियान की आवाज़ थोड़ी चकित लग रही थी। ... आंतरिक प्रांगण से निकलने के बाद गूहे जल्दी से कनान अकादमी के आंतरिक प्रांगण के चारों ओर गहरे पहाड़ों की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते में गूहे ने अपनी उपस्थिति को छिपाया, कई जादुई जानवरों को परेशान नहीं किया। आंतरिक प्रांगण से काफ़ी दूरी तय करने के बाद उसे अपेक्षाकृत एकांत घाटी मिली। कुछ त्वरित हाथ मुहरों के साथ उसने घाटी के चारों ओर एक स्थानिक अवरोध स्थापित किया और फिर एक विशाल हरे पत्थर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। अपनी स्थिति को थोड़ा समायोजित करने के बाद गूहे ने फिर अपने मन को सिस्टम स्पेस में डुबो दिया। फिर गूहे ने चुपचाप कहा, सिस्टम 24 साल की साधना को एकीकृत करना शुरू करो। जैसे ही गूहे के शब्द गिरे, सिस्टम स्पेस के भीतर शून्य में तैरता हुआ रंगीन गोला अचानक एक चमकदार रोशनी में बदल गया और सीधे गूहे के शरीर में जा गिरा। धमाका! गूहे के शरीर में इस चमकदार रोशनी के प्रवेश के साथ अगले ही पल गूहे ने अपने शरीर के भीतर एक दबी हुई आवाज़ महसूस की। उसके बाद असाधारण रूप से विशाल और हिंसक ऊर्जा की लहरें मूर्त चाबुक की तरह उसके अंगों और हड्डियों की ओर दौड़ती हुई। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, महान बुजुर्ग। कीमिया के इस सत्र के बाद मैं आराम के रूप में पहाड़ों में कुछ जड़ी बूटियां खोजने की योजना बना रहा हूँ। गूहे ने सिर हिलाया। बोलने के बाद गूहे ने पत्थर के मंच पर रखी जैद की आधी बोतलें अपनी ओर खींची और उन्हें सुकियान को सौंप दिया। जैद की बोतलों में गोलियों का संक्षिप्त निरीक्षण करने के बाद सुकियान की मुस्कान गहरी हो गई। इन जैद की बोतलों में 3 छठी कक्षा की गोलियां थीं और बाकी सभी 5वीं कक्षा की गोलियां थीं। महान बुजुर्ग, जैसे ही सुकियान को मिली गोलियों से खुशी हुई, जियान की बचकानी आवाज़ सुनाई दी। सुकियान को पहले ही एल्डर हो से जियान के गूहे द्वारा अपने साथ ले जाने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह इस समय बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। जियान, अब जब तुम एल्डरगो के संरक्षण में हो तो तुम्हें पहले की तरह शरारती नहीं होना चाहिए, सुकियान ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, महान बुजुर्ग, जियान ने धीरे से उत्तर दिया। अगर एल्डर हो या किसी और ने जियान को शरारती कहा होता या कुछ और कहा होता, तो जियान शायद तुरंत पलटवार करता और हो सकता है कि इससे लड़ाई भी हो जाती। लेकिन अब जब सुकियान बोल रही थी तो जियान के दिल में कोई प्रतिरोध नहीं था। एल्डरगो, कृपया अब से इस लड़की, जियान का अच्छे से ख्याल रखना। जियान के बोलने के बाद सुकियान ने एक बार फिर गूहे के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। चिंता मत करो, महान एल्डर, मैं, गूहे, अपने शिष्यों के साथ कभी भी अन्याय नहीं करूंगा।
सुकियान की बातें सुनकर गूहे ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। मैं देख सकता हूं कि यह लड़की यहाँ काफी सहज है। सुकियान की आंखें जियान के मुंह के कोने में आध्यात्मिक दवा की गोली के अवशेषों पर पड़ी। उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। ये लड़की के लिए सौभाग्य की बात थी कि वह एल्दगू की प्रशिक्षु थी। कम से कम उसे भविष्य में गोलियों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ... ओह, आखिरकार वह चला गया। गूहे ने सुकियान को विदा करने के बाद जियान, जो एक गंभीर भाव के साथ अकड़कर खड़ी थी, ने अचानक राहत की एक लंबी सांस ली और फिर अपने पहले वाले चंचल और मुस्कुराते हुए व्यवहार में वापस आ गई। जियान के पहले और बाद के व्यवहार में बड़ा अंतर देखकर गूहे सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ये लड़की मेरे सामने इतनी जीवंत है, वह सुकियान का सामना करते समय कैसे डरपोक हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी अभिव्यक्ति सुकियान की तरह गंभीर नहीं है? ये सोचते हुए गूहे ने अचानक कठोर चेहरे से पुकारा, जियान। गूहे की तेज आवाज सुनकर जियान ने उसे हैरान आंखों से देखा। क्या हुआ, गुरु? अगले ही पल गूहे के कानों में कुछ हद तक दुखी बचकानी आवाज आई। जियान की काली आंखों में पहले उलझन दिखी, फिर एक दयनीय नजर में बदल गई। कुछ नहीं गुरु, बस आपको बताना चाहता था कि मुझे आज बाहर जाना है और शायद देर से वापस आऊं। ऐसी आंखें देखने के बाद किसी कारण से गूहे को लगा कि उसकी आवाज कठोर नहीं लग सकती। ओह, मैं समझ गया। ठीक है गुरु, कृपया जाकर जल्दी वापस आएं। जियान की आवाज थोड़ी हतप्रभ लग रही थी। ... आंतरिक प्रांगण से निकलने के बाद गूहे जल्दी से जियानान अकादमी के आंतरिक प्रांगण के चारों ओर गहरे पहाड़ों की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते में गूहे ने अपनी उपस्थिति को छिपाया, कई जादुई जानवरों को परेशान नहीं किया। आंतरिक प्रांगण से काफी दूरी तय करने के बाद उसे अपेक्षाकृत एकांत घाटी मिली। कुछ त्वरित हाथ मुहरों के साथ उसने घाटी के चारों ओर एक स्थानिक अवरोध स्थापित किया और फिर एक विशाल हरे पत्थर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। अपनी स्थिति को थोड़ा समायोजित करने के बाद गूहे ने फिर अपने मन को सिस्टम स्पेस में डुबो दिया। फिर गूहे ने चुपचाप कहा, सिस्टम 24 साल की साधना को एकीकृत करना शुरू करो। जैसे ही गूहे के शब्द गिरे, सिस्टम स्पेस के भीतर शून्य में तैरता हुआ रंगहीन गोला अचानक एक चमकदार रोशनी में बदल गया और सीधे गूहे के शरीर में जा गिरा। धमाका! गूहे के शरीर में इस चमकदार रोशनी के प्रवेश के साथ अगले ही पल गूहे ने अपने शरीर के भीतर एक दबी हुई आवाज महसूस की। उसके बाद असाधारण रूप से विशाल और हिंसक ऊर्जा की लहरें मूर्त चाबुक की तरह उसके अंगों और हड्डियों की ओर दौड़ती हुई। हालांकि गूहे ने पहले भी कई बार इस स्थिति का अनुभव किया था और वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके फैलाया और फिर धीरे धीरे उसे अवशोषित कर लिया। इस समय गूहे ने शायद ही कोई अनावश्यक हरकत की हो। डू वेनेरिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके शरीर में जितनी ऊर्जा समाहित हो सकती थी, वह डू पूर्वज क्षेत्र की ऊर्जा से अतुलनीय थी। एक बार में 24 साल की साधना को अवशोषित करने के बाद भी गूहे को बहुत असुविधा महसूस नहीं हुई। जल्द ही गूहे के शरीर के भीतर की विशाल ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई और उस समय उसकी आभा में भी एक सफलता का अनुभव हुआ। दरार! जैसे ही नीचे का विशाल हरा पत्थर का स्लैब टूटा, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपनी साधना की जांच करने के बाद गूहे ने पाया कि साधना के इस निष्कर्षण से केवल एक सितारा स्तर की सफलता मिली थी, जो 2 सितारा डू वेनेरेट के स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता है कि जितना आगे बढ़ा जाता है, सफलता के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह मुझे कुछ और शिष्यों को लेने के लिए मजबूर करने जैसा है। खुद से बुदबुदाते हुए गूहे फिर जियानान अकादमी के आंतरिक प्रांगण में वापस चला गया। प्रांगण में गूहे को वापस आते देख जियान ने खुशी से उसका अभिवादन किया। गुरु, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जियान ने उत्सुकता से पूछा, ये देखते हुए कि गूहे 4 घंटे से भी कम समय के लिए गया था। मुझे वह जड़ी बूटियां पहले ही मिल गई थी जिनकी मुझे तलाश थी और मैं वापस आ गया। गूहे ने एक कारण बनाया। जब उसने जियान को अपने मुंह में एक और आध्यात्मिक दवा की गोली भरते देखा तो गूहे के मुंह का कोना फड़क उठा और वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, जियान, तुम पिछले कुछ दिनों से ये आध्यात्मिक दवा की गोलियां खा रही हो। क्या तुमने इस औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए साधना करने के बारे में नहीं सोचा? उम्मा! गूहे का सवाल सुनकर जियान एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा और फिर बोला, गुरु, मैं ब्लेजिंग स्काई क्यू में साधना करता था। रिफाइनिंग टॉवर जब खुला था और मैंने अन्य समय में खाने पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हारा मतलब है कि ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टॉवर इन दिनों खुला नहीं है? गूहे ने कुछ हद तक हताश होकर पूछा। कुछ समय पहले जब गूहे बाहर गया और आंतरिक प्रांगण में लौटा तो उसने आकाश में विशाल काले टॉवर के प्रवेश द्वार में कई छायाएं प्रवेश करती और बाहर निकलती देखी थीं। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी साधना 5वीं रैंक के शिखर तक पहुंच गई है और ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टॉवर में प्रशिक्षण कक्ष अब मेरे किसी काम के नहीं हैं, जियान ने समझाया। मैं समझ गया, गूहे ने बड़बड़ाया, फिर विचार करना शुरू किया।
ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टॉवर के नीचे फॉलन हॉट फ्लेम है, जो स्वर्गीय लपटों की सूची में 14वें स्थान पर है और लंबे समय से बिना दावे के रह गई है। अगर वह इसे खा सकता है और इसे परिष्कृत कर सकता है, तो वह कम से कम अपनी साधना को एक स्टार स्तर या उससे अधिक तक बढ़ा सकता है। हालांकि जियानान अकादमी के एक बुजुर्ग के रूप में उनके लिए इसे सीधे लेना उचित नहीं होगा। अचानक गूहे के दिमाग में एक विचार आया। चूंकि उनकी पहचान ने अभिनय करना मुश्किल बना दिया था, इसलिए वे फेन शेनजुए स्प्लिटिंग स्पिरिट तकनीक द्वारा बनाए गए एक आत्मा अवतार को ऐसा करने दे सकते थे। इसके अलावा आत्मा अवतार वर्तमान में सोल हॉल के संरक्षक की पहचान ग्रहण करता है, जो इसे ऐसे कार्यों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाता है। अध्याय 247 धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर में प्रवेश। दफन आत्मा रिज आत्मा हॉल शाखा। एक भयानक काला कोहरा अचानक मुख्य हॉल से बाहर निकला, फिर तेजी से जियानान अकादमी की दिशा में पहुंचा। जियानान अकादमी का आंतरिक प्रांगण। एक योजना बनाने के बाद गूहे ने स्थिति की जांच करने के लिए सबसे पहले धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर पर जाने का फैसला किया। जियान, आपके शिक्षक को फिर से बाहर जाने की जरूरत है। जियान को सूचित करने के बाद गूहे ने काले टॉवर की दिशा की ओर उड़ान भरी, क्योंकि उसे याद था। थोड़ी देर में गूहे एक विशाल चौक के ऊपर पहुंच गया। इस समय लगभग 5 या 6 छात्र भी साधना के लिए धधकते आकाश क्यूई शोधन टॉवर में प्रवेश कर रहे थे। जब उन्होंने गूहे को अपने पीछे डू क्यूई पंखों के साथ आकाश में देखा, तो उन्हें पता चल गया कि वह अकादमी का कोई बुजुर्ग होगा। नमस्कार बुजुर्ग, नमस्कार बुजुर्ग। गूहे के नीचे से कई सम्मानजनक आवाजें आईं। इस पर गूहे ने बस थोड़ा सिर हिलाया, फिर सीधे काले टॉवर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। ये कौन सा बुजुर्ग है? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? इतना छोटा, क्या ये वही महान बुजुर्ग गूहे हो सकता है जिसके बारे में हाल ही में बात की गई है? गूहे के ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टॉवर में प्रवेश करने के बाद चौक पर खड़े कुछ छात्रों ने गूहे की पीठ को देखा और अपनी अटकलें लगाईं। ये सही है, ये जिया मा साम्राज्य से बुजुर्ग गूहे है। बड़बड़ाहट के बीच अचानक सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। ओह! सफ़ेद कपड़े पहने युवक को इतना आश्वस्त सुनकर सभी ने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाईं। लिंग फेंग, सुनने से लगता है कि तुम इस बुजुर्ग गूहे को जानते हो। नीले वस्त्र पहने एक युवक ने उत्सुकता से पूछा। मैं वाकई बुजुर्ग गूहे को जानता हूँ। वह जियामा साम्राज्य में अंतिम कीमियागर सम्मेलन का चैंपियन था और मेरे जियानान अकादमी में आने से पहले ही वह 6 सितारा कीमियागर के दायरे में पहुंच गया था। लिंग फैंग ने बड़े गर्व के साथ कहा। मेरे पिता मुझे जिस भोज में ले गए थे, वहां मुझे एल्डर गूहे से मिलने का सौभाग्य मिला। लिंग फैंग की बातें सुनकर हर कोई उसे नई नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं सका। यह अप्रत्याशित था कि लिंग फैंग वास्तव में अकादमी में एकमात्र 6 सितारा कीमियागर को जानता था। लिंग फैंग, चूंकि आप एल्डर गूहे को जानते हैं, तो क्या आप उनसे किंग लिंग गोली को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए कह सकते हैं? लिंग फैंग, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि कृपया एल्डर गूहे से मुझे परिष्कृत करने में मदद करने का अनुरोध करें। अचानक लिंग फैंग के बगल में खड़े अन्य लोग उससे गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए गूहे से विनती करने के लिए कह रहे थे। उनकी आंखों में गहरी प्रत्याशा देखकर लिंग फैंग को पता था कि उसने बहुत ज्यादा नींद मारी है और अंदर ही अंदर आह भरते हुए कहा, मैं खुद कीमिया राजा से सिर्फ एक बार मिला हूं। ये कहना मुश्किल है कि क्या वह मुझे याद भी करता है। नीले वस्त्र पहने युवक ने लिंग फैंग को भौहें सिकुड़ते और चुप देखा, इसलिए उसने संकोच से कहा, लिंग फैंग, क्या आप औषधीय पदार्थों के मामले को लेकर चिंतित हैं? आप निश्चिंत रहिए, हम निश्चित रूप से एल्डर गू को हारने नहीं देंगे। अन्य लोगों ने भी यही कहा। हाँ, चिंता मत करो, मैंने सामग्री के 2 सेट तैयार किए हैं, इससे आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। अगर एल्डर गू को पता चले कि जियानान अकादमी में जियामा साम्राज्य के लोग हैं, तो वह निश्चित रूप से खुश होंगे, शायद वह इसे मुफ्त में परिष्कृत भी कर दें। कई लोगों द्वारा सौंपी गई सामग्रियों को देखते हुए लिंग फैंग ने लगभग अनिच्छा से उन्हें स्वीकार कर लिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एल्डर गू का स्वभाव कुछ हद तक अप्रत्याशित है, इसलिए बहुत अधिक उम्मीदें न रखना सबसे अच्छा है। लोगों से सामग्री स्वीकार करने के बाद लिंग फैंग ने एहतियाती उम्मीदें रखीं। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के अंदर। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गूहे को बाहरी दुनिया की तुलना में यहाँ का अंतर महसूस हुआ। तापमान बहुत अधिक था, और अगर इसे अवरुद्ध करने वाले काले टॉवर का निर्माण करने वाली विशेष ठंडी सामग्री नहीं होती, तो ये स्थान शायद ज्वालामुखी जितना गर्म हो जाता। आगे बढ़ते हुए अचानक गूहे के भीतर एक तरह की हृदय की आग भड़क उठी। हालांकि वर्तमान गूहे के लिए कोई उपाय किए बिना भी ये हृदय की आग उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। गूहे के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि इस स्थान पर तेजी से एक थोड़ी मजबूत आभा आ रही है। अगले ही पल गूहे की नज़र में एक बेहद सादे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग दिखाई दिए। यह एल्डर गूहे है ना?
गूहे को देखकर बुजुर्ग के चेहरे पर भाव विशेष रूप से उत्साहित हो गए। मैं वास्तव में गूहे हूँ। मुझे लगता है कि आप इस जगह के टॉवर संरक्षक बुजुर्ग हैं, एल्डर लियू। गूहे ने शांति से कहा। हाँ, ये सोचना कि एल्डर गूहे वास्तव में मुझे पहचान लेंगे। ये सुनकर कि गूहे वास्तव में उसकी पहचान जानता है, एल्डर लियू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मैंने कुछ दिन पहले महान एल्डर और अन्य एल्डर से टॉवर संरक्षक एल्डर के बारे में सुना था, गूहे ने सीधे कहा। मैं समझ गया। एल्डर लियू ने सिर हिलाया और फिर अचानक कुछ सोचा। जल्दी से गूहे से कहा, यह एल्डर गू की ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर का निरीक्षण करने की पहली यात्रा है, क्यों न लियू को आगे बढ़ने दिया जाए। मैं यहाँ बस एक सामान्य सैर के लिए आया हूँ, एल्डर लियू का समय लेना उचित नहीं होगा। एल्डर लियू के सुझाव को सुनकर गूहे ने विनम्रता से मना कर दिया। तो बहुत अच्छा। गूहे के शब्दों को सुनकर एल्डर लियू बहुत चतुराई से चले गए। ... ये ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर, जो गहरे भूमिगत में दफन है और केवल अपने शिखर का एक हिस्सा ही दिखा रहा है, का आंतरिक क्षेत्र बहुत बड़ा था। चलते चलते पहली मंजिल पर गूहे ने 500 से कम साधना कक्ष नहीं देखे, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे कोई गहराई में जाता है, टॉवर और भी विशाल होता जाता है। इनमें से ज्यादातर साधना कक्ष व्यस्त थे, इसलिए गूहे को रास्ते में ज्यादा छात्र नहीं मिले। जल्द ही गूहे टॉवर के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गया। नीचे देखने पर गूहे के सामने एक अथाह अंधेरा छेद दिखाई दिया। छेद एक तरह के भयानक अंधेरे से भरा हुआ था, जिसमें लगभग कोई रोशनी नहीं थी, जो पूरे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर से होकर गुजर रही थी। अगर शिखर का आवरण न होता तो शायद ये गहरा अंधेरा छेद आसमान से साफ देखा जा सकता था। इस जगह पर पहुंचने पर गूहे को साफ तौर पर लगा कि यहाँ की हवा दूसरे इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म थी, जैसे कि गहरे छेद के तल पर कुछ लगातार पूरे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर को गर्मी दे रहा हो। इस समय गूहे की पुतलियों में बैंगनी रंग की रोशनी की एक झलक दिखाई दी, और फिर से देखने पर नीचे का अंधेरा अजीब तरह से फीका पड़ने लगा। अंतहीन अंधेरे के भीतर अंतरिक्ष अचानक थोड़ा मुड़ने लगा, और फिर ये मुड़े हुए स्थान अदृश्य अजगरों की तरह बहुत ही भयानक गति से छेद के प्रवेश द्वार की ओर चढ़ गए। आसपास का तापमान भी अचानक तेजी से बढ़ गया, जिसके बाद छेद की गहराई से एक बहुत तेज हिस ध्वनि फैल गई। हिस, बिजली चमकने जैसी असामान्य ध्वनि काले गहरे छेद के चारों ओर फैलती और गूंजती रही। एक पल में थोड़ा धुंधला वातावरण अचानक काफी उज्ज्वल हो गया, और हवा में तापमान भी तेजी से बढ़ गया। एक बहुत ही भयानक और प्राचीन आभा धीरे धीरे छेद से निकली, अंत में रात को चीरती हुई बिजली की तरह फट गई, जो अंतहीन गहरे अंधेरे से उभरी। अध्याय 248, रहस्यमय अदृश्य ज्वाला सर्प। इसके बाद छेद से लगभग 2 मीटर ऊपर का स्थान अचानक अत्यधिक विकृति की स्थिति में आ गया। हालांकि अंतरिक्ष के गंभीर विरूपण के बावजूद आम लोग नंगी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते थे, सिवाय उन मुड़ी हुई जगहों और लगातार फुफकारने की आवाज़ों के। इस दृश्य के कारण पूरा क्षेत्र कुछ हद तक भयावह लग रहा था। जल्द ही इस हंगामे ने एल्डर लियू का ध्यान आकर्षित किया, जो इस स्थान के अपेक्षाकृत करीब थे। एल्डर गो, ये खतरनाक है, वहां से चले जाओ। एल्डर लियू ने जोर से चिल्लाया और फिर तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ गया। एल्डर लियू की चेतावनी सुनकर गूहे अपनी ताकत को प्रकट न करने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। जब एल्डर लियू गूहे के पास पहुंचे और विकृत स्थान को देखा तो उनकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वह नहीं देख पा रहे थे कि वहां क्या था। इतने सालों तक टॉवर संरक्षक एल्डर के रूप में सेवा करने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। इस प्रकार वह ये भी जानता था कि गहरे अंधेरे के भीतर की चीज़ कितनी भयानक थी। एल्डर लियू शायद इसे न देख पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि गूहे नहीं देख सकता था। इस समय गूहे की शक्तिशाली आत्मा की धारणा के तहत अंतहीन अंधेरे से जो कुछ उभरा वह एक विशाल अदृश्य ज्वाला सर्प था, जो लगभग 10 मीटर मोटा और सैकड़ों मीटर लंबा था। ज्वाला सर्प कुछ विकृत लपटों में लिपटा हुआ था। उसका विशाल मुंह खुला हुआ था, जिसके नुकीले दांत एक वयस्क की जांघ जितने मोटे थे और मुड़े हुए उतार चढ़ाव को छोड़ रहे थे। इसकी बड़ी त्रिकोणीय आंखों की जोड़ी लगातार अदृश्य लपटें निकाल रही थी। क्रोध की गर्जना के साथ ज्वाला सर्प अंधेरे से बाहर निकल आया। हालांकि जैसे ही वह अंधेरे छेद से लगभग 5 मीटर ऊपर पहुंचने वाला था, आसपास का स्थान अचानक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। उस क्षण छेद के चारों ओर का स्थान विचित्र रूप से मुड़ गया और एक स्थानिक पिंजरा बन गया। ज्वाला सर्प की अपार गति के बावजूद जब वह स्थानिक पिंजरे से टकराया तो उसने पिंजरे को बिना किसी अन्य प्रभाव के कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव दिया। यह महसूस करते हुए कि सफलता निराशाजनक थी, ज्वाला सर्प कुछ हद तक उन्मत्त हो गया। उसके विशाल मुंह से अदृश्य लपटें निकलीं, आकाश को ढकते हुए और स्थानिक पिंजरे को जलाते हुए। दुर्भाग्य से चाहे वह कैसे भी जले, स्थानिक पिंजरा मजबूती से अपनी जगह पर बना रहा। कुछ देर तक पागलपन से संघर्ष करने के बाद अदृश्य ज्वाला सर्प अंततः थक गया।
उसने क्रोध से भरी दहाड़ लगाई, फिर अंतरिक्ष लगातार मुड़ गया और सर्प अदृश्य में वापस चला गया, अंधेरे छेद की गहराई में वापस गोता लगा। जैसे ही ज्वाला सर्प गायब हो गया, स्थानिक पिंजरा धीरे धीरे फीका पड़ गया जब तक कि वह अंततः गायब नहीं हो गया। टस्क टस्क, इसने पहले से ही भावनाओं और बुद्धिमत्ता के साथ एक ज्वाला आत्मा को संघनित कर दिया है। अदृश्य ज्वाला सर्प की आभा को महसूस करते हुए गुहे ने मन ही मन कहा, ऐसी बुद्धि कुछ 7वें दर्जे के जादुई जानवरों के बराबर है जो मानव रूप में बदल सकते हैं। गुहे ने जिस ज्वाला आत्मा का उल्लेख किया है वह शुद्ध ज्वालाओं से पैदा हुई एक अलग तरह की जिंदगी है। गुहे के लिए यह अदृश्य ज्वाला सर्प टॉवर के भीतर गिरे हुए हृदय की ज्वाला से पैदा हुई बुद्धि थी। ये भी कहा जा सकता है कि ज्वाला सर्प धधकते आकाश की हुई रिफाइनिंग टॉवर में गिरे हुए हृदय की ज्वाला का असली रूप था। इस दुनिया में अजीबोगरीब ज्वालाएं वर्षों के संचय के बाद विभिन्न विचित्र रूपों में विकसित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कमल के पौधे जैसी दिखने वाली ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम हजारों सालों में कोर फ्लेम के संकुचित होने का परिणाम है। हालांकि ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम ने एक पौधे का रूप ले लिया है, लेकिन इसने अपनी भावनाओं और बुद्धिमत्ता को विकसित नहीं किया है। इसके विपरीत, गुहे के सामने प्रकट हुआ ज्वाला सर्प वास्तव में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, दोनों को स्पष्ट रूप से अलग करता है। ... इस समय अपने आसपास के तापमान को कम होते हुए महसूस करते हुए एल्दरलियू ने राहत की एक लंबी सांस ली और बुदबुदाया, वह करीब था, लेकिन वह चीज अचानक कैसे जाग गई। उसके बगल में अदृश्य ज्वाला सर्प के विलीन होने के बाद गुहे ने भी काफी आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। एल्दरलियू, क्या अभी जो हंगामा हुआ था वह टॉवर के अंदर गिरे हुए हृदय की ज्वाला के कारण था? गुहे ने अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ पूछा। गुहे द्वारा गिरे हुए हृदय की लौ का उल्लेख सुनकर एल्दरलियू को कुछ भी गलत नहीं लगा। जियानान अकादमी के भीतर गिरे हुए हृदय की लौ कोई रहस्य नहीं थी और कई बुजुर्गों को इसके अस्तित्व के बारे में पता था। वास्तव में ये गिरे हुए हृदय की लौ है। गुहे के प्रश्न को सुनकर एल्दरलियू ने सिर हिलाया, फिर अपनी चिंता व्यक्त की। ये जानवर हाल के वर्षों में समय समय पर परेशानी पैदा करता रहा है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि डीन द्वारा व्यवस्थित स्थानिक पिंजरा कितने समय तक टिक सकता है। एल्दरलियू को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गिरे हुए हृदय की लौ शक्तिशाली है, लेकिन सील को मजबूत करने के लिए अकादमी के सभी बुजुर्गों की संयुक्त शक्ति के साथ ये काफी समय तक टिकी रहनी चाहिए। डीन के वापस आने के बाद सब कुछ हल हो जाएगा। इस समय गुहे एल्दरलियू के सामने गंभीरता से जवाबी उपायों का विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन उनका दिल गणना कर रहा था कि गिरे हुए हृदय की लौ को कैसे उचित रूप से हटाया जाए। चलो आशा करते हैं कि ऐसा हो। एल्दरलियू ने गहरी सांस ली। फिर गुहे की ओर देखते हुए उसकी नज़र कुछ गंभीर हो गई। एल्दरगो, किसी को भी इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। यह मेरी लापरवाही है कि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि आज आप पहली बार यहाँ आए हैं। अगर दूसरे एल्डर्स को पता चल गया तो कुछ परेशानी हो सकती है। एल्दरलियू, चूंकि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे आज यहाँ कुछ भी याद नहीं है। एल्दरलियू के दोषी व्यवहार को देखकर गुहे ने धीरे से कहा, अपने रुख का संकेत देते हुए। धन्यवाद एल्दरगो। गुहे के शब्दों को सुनकर एल्दरलियू के चेहरे पर कुछ नरमी आई। एक बार फिर उन्होंने जाने से पहले गहरे अथाह छेद पर आशंका से नजर डाली। एल्दरलियू के कदमों का अनुसरण करते हुए गुहे भी टॉवर के केंद्रीय क्षेत्र से बाहर निकल गए। एल्दरगो, क्या आप नीचे की मंजिलों तक जाना चाहते हैं? दूसरी मंजिल से जुड़ने वाले प्रवेश द्वार पर एल्दरलियू रुक गए। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि टावर की खेती में तेजी लाने पर क्या असर होता है, लेकिन लगता है कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। गुहे ने अपना सिर हिलाया। हाँ, एल्दरगो सही कह रहे हैं। हमारे स्तर पर टावर के अंदर का उच्च तापमान वास्तव में बहुत कम असर करता है। एल्दरलियू दिल खोलकर हंसे। एल्दरलियू, अचानक गुहे और एल्दरलियू के कानों में एक हल्की ठंडी आवाज़ गूंजी। गुहे ने आवाज़ के स्रोत की ओर देखा और एक युवा महिला को देखा जो चांदी का गाउन पहने हुए थी। वह लंबी थी, उसका चेहरा थोड़ा पतला था और उसमें एक दुर्लभ सुंदरता थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, उसकी विशेषताएं एक पेंटिंग की तरह थीं और सबसे आश्चर्यजनक रूप से उसके कमर तक लंबे बाल एक दुर्लभ चांदी के थे। चांदी के बाल उसके चांदी के गाउन से मेल खाते हुए एक दूर और ठंडे स्वभाव को दर्शाते थे, जिससे ऐसा लगता था कि उसे दूर से प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इस आकृति को देखकर गुहे ने तुरंत महिला की पहचान का अनुमान लगा लिया। अध्याय 249, गिरे हुए हृदय की ज्वाला की सील तोड़ना। हान यू, चांदी के बालों वाली महिला और उसकी मध्यम स्तर की डू स्पिरिट शक्ति को देखते हुए गुहे को यकीन था कि यह महिला हान यू थी, जिसके बारे में बात करते हुए कनान अकादमी के आंतरिक प्रांगण में लिन शियुआ, लियू किंग और हान यू सभी के पास काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं थीं। यदि उचित हो तो गुहे कुछ और शिष्यों को लेने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। हे, यह मिस यू निकली।
इस बार आप किस स्तर पर साधना करने की योजना बना रही हैं? जब गूहे सोच रहा था, उसके बगल में एल्डर लियू ने पहले ही चांदी की पोशाक वाली महिला से अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। 5वां स्तर। चांदी की पोशाक वाली महिला ने जवाब देने से पहले थोड़ा संकोच किया। महिला का उत्तर सुनकर एल्डर लियू आश्चर्यचकित हो गए और खुद को ये कहते हुए रोक नहीं पाए, अच्छा अच्छा। इस दर पर आपको इस आंतरिक प्रांगण में एक एल्डर पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में बहुत साल नहीं लगेंगे। आपकी साधना प्रतिभा और गति वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये सब स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के आशीर्वाद के कारण है। इसके बिना मैं निश्चित रूप से अपने दम पर इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकती थी। चांदी की पोशाक में महिला ने विनम्रतापूर्वक कहा, फिर अपनी आंखों में जिज्ञासा की चमक के साथ एल्डर लियू के बगल में गूहे को देखा। वैसे मैं उन्हें आपसे मिलवाना लगभग भूल ही गई थी। यह एल्डर गूहे हैं, अकादमी में एक नए एल्डर। गूहे की ओर महिला की नज़र देखकर एल्डर लियू ने जल्दी से उनका परिचय कराया। क्या यह एल्डर गूहे हैं जो अकादमी में नए 6 रैंक के कीमियागर हैं? एल्डर लियू का परिचय सुनकर हान यू बहुत आश्चर्यचकित हुई। अभी कुछ क्षण पहले उसने सोचा था कि एल्डर लियू के बगल में खड़े गूहे अकादमी में उच्च वरिष्ठता वाले एक वरिष्ठ भाई थे। हान यू एल्डर गू को अपना सम्मान देती है। गूहे की पहचान जानने के बाद हान यू ने बहुत औपचारिक रूप से उनके सामने सिर झुकाया। हान यू मध्य प्रांत के उत्तरी क्षेत्र के एक प्रमुख परिवार से थी, जिसमें कई डू सम्राट विशेषज्ञ और यहाँ तक कि उसके परिवार में एक डू पूर्वज भी थे। आमतौर पर वह अकादमी में सामान्य बुजुर्गों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन गूहे जैसे 6 रैंक कीमियागर के लिए, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके साथ सम्मान से पेश आते थे। इसलिए इस समय वह विशेष रूप से सम्मानजनक थी। ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। हान यू के सलाम का सामना करते हुए गूहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गूहे के बोलने के बाद हान यू ने अचानक कहा, बड़े गू, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। पूछिए। गूहे ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। हमने लंबे समय से बर्बर राजा को साधना के लिए टॉवर पर आते क्यों नहीं देखा? हान यू ने अपनी आंखों में भ्रम के साथ पूछा। उसने गूहे के बारे में सुना था कि उसने जियान को अपना शिष्य बना लिया है, लेकिन चूंकि स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर लगभग आधे महीने तक बंद रहने के बाद हाल ही में फिर से खुला था, इसलिए जियान कभी नहीं आया, जिससे वह काफ़ी उत्सुक हो गई। हे बर्बर राजा, क्या तुम जियान के बारे में बात कर रहे हो? हान यू के सवाल को सुनकर गूहे हल्के से हंसा। हाँ, मैं उसे इसी नाम से पुकारने का आदी हूँ। हान यू ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह इस दौरान क्या कर रही होगी। जियान अपनी साधना में आप सभी की तरह मेहनती नहीं रही है। वह सिर्फ मेरे आंगन में रहना जानती है, मुझसे उसे आत्मा की दवाइयाँ और गोलियाँ खिलाने के लिए चिल्लाती रहती है। वह एक दिन में दर्जनों आत्मा जड़ी बूटियाँ खा जाती है। गूहे ने निराश भाव दिखाते हुए आह भरी। क्या? गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू को बहुत झटका लगा और वह बोल पड़ा, कौन एक दिन में दर्जनों आत्मा जड़ी बूटियां खाने का जोखिम उठा सकता है? मैं अभी भी इन आत्मा दवाओं का खर्च उठा सकता हूँ। इसके अलावा भले ही मैं इसे वहन न कर सकूं, मुझे उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वह मेरी शिष्या है। गूहे ने अपने चेहरे पर थोड़ी बेबसी के साथ कहा। इस समय उनके बगल में बैठे एल्डर लियू के चेहरे पर भी हान यू की तरह ही आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। हालांकि अपने शुरुआती आश्चर्य के बाद उन दोनों को जियान से बहुत ईर्ष्या होने लगी। गूहे के अधीन जियान के उपचार के बारे में सोचते हुए हान यू खुद को कुछ अजीब विचार करने से नहीं रोक पाए। अगले ही पल हान यू के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखी और उसने झिझकते हुए पूछा, एल्डर गू, क्या आप अभी भी शिष्यों को स्वीकार कर रहे हैं? हान यू के शब्दों को सुनकर गूहे और एल्डर लियू दोनों ही काफी हैरान थे। एक पल सोचने के बाद गूहे ने जानबूझकर पूछा, आपने अभी क्या कहा? मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। हान यू एल्डर गू को अपना गुरु बनाना चाहती है। जब उसने ये कहा तो हान यू का चेहरा बहुत घबराया हुआ था, लगभग चिल्लाते हुए, उसके सामान्य ठंडे व्यवहार के बिल्कुल विपरीत। एल्डर गू, मिस यू में साधना के लिए उत्कृष्ट प्रतिभा है और वह बहुत मेहनती है। वह एक होनहार उम्मीदवार है। गूहे की चुप्पी देखकर एल्डर लियू ने भी उसे मना लिया। गूहे ने पहले से ही हान यू को अपना शिष्य बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर उसने उसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया तो उसके आंगन की दहलीज जल्द ही दूसरों द्वारा रौंद दी जा सकती है। इसके अलावा गूहे शिष्यों को स्वीकार करने में केवल प्रतिभा पर विचार नहीं करता था। यदि अन्य पहलू उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे तो वह उन्हें नहीं लेता था, भले ही उनमें आवश्यक प्रतिभा हो। यहाँ क्या है, चूंकि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, अपनी ईमानदारी दिखाओ। यदि आप 1 महीने के भीतर एक सितारा तोड़ सकते हैं तो मैं आपको अपना शिष्य बनाने के लिए सहमत हो जाऊंगा। इस पर विचार करने के बाद गूहे ने एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए अपनी शर्त रखी। मिस यू ने हाल ही में अपनी डू स्पिरिट रैंक हासिल की है और 1 महीने के भीतर फिर से तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एल्डर लियू ने मन ही मन सोचा। सहमत।
अगर मैं 1 महीने के भीतर एक भी तारा नहीं तोड़ पाया तो मैं एल्दगो को और परेशान नहीं करूंगा। गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू की आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। गूहे को फिर से प्रणाम करने के बाद वह सीधे टॉवर के निचले स्तरों की ओर चली गई। हान यू को वापस जाते हुए देखकर एल्दलियू ने गूहे से आह भरी, मिस यू के जिद्दी स्वभाव के कारण वह इस महीने एक साधना मशीन में बदल सकती है। हान यू के साथ इस प्रकरण के बाद गूहे स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर से बाहर चला गया और जल्द ही अपने आंगन में वापस आ गया। अब जब गूहे स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के अंदर की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था तो उसे बस अपने अवतार के आने का इंतजार करने की जरूरत थी और फिर वह अपने अवतार को सीधे नियंत्रण में ले सकता था। अगले दिन जब गूहे ने महसूस किया कि उसका अवतार कनान अकादमी के बाहरी क्षेत्र के पास आ रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके तुरंत बाद गूहे ने प्रवेश करने से पहले जी यान को कुछ शब्द बताए अपने कमरे में जल्दी से एक सील स्थापित करते हुए गूहे की आकृति अंतरिक्ष में एक मोड़ के साथ गायब हो गई। अगले ही पल गूहे अचानक मैग्मा के बीच स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के तल पर गहरे छेद में दिखाई दिया। इस मैग्मा से भरे क्षेत्र में दिखाई देने पर गूहे ने जल्दी से गहरे छेद के शिखर के ऊपर छिपी हुई काली ऊर्जा ढाल की और कई हाथ की मुहरें चलाईं, फिर एक बैंगनी लौ को बुलाया और मैग्मा पर कई बार प्रहार किया। इन क्रियाओं को पूरा करने के बाद गूहे की आकृति फिर से भयावह रूप से गायब हो गई। जैसे ही गूहे की आकृति गायब हुई, जिस मैग्मा में वह था वहां से अचानक चमकती आंखों जैसी दो तेज रोशनी की किरणें निकलीं। वहां मैग्मा के तल से एक अत्यंत हिंसक और विशाल ऊर्जा धीरे धीरे उभर रही थी और इस जंगली ऊर्जा के उछाल के साथ मैग्मा दुनिया की शांति भी बिखर गई। कहीं से भी उठती एक जंगली हवा मैग्मा पर गरजती हुई आई, जिससे वह 10 मीटर ऊंची एक उग्र लहर में बदल गई और फिर एक गर्जना के साथ नीचे गिर गई, जो पहाड़ों के ढहने और धरती के फटने की याद दिलाती थी। उसी समय हान यू, जो स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के अंदर अपनी साधना पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रही थी, ने अचानक एक धीमी आवाज सुनी, जिसके बाद पूरे साधना कक्ष में हल्का कंपन हुआ। उसके आसपास की पहले से शांत ऊर्जा अचानक उबलने लगी और हिंसक रूप से मंथन करने लगी। क्या हो रहा है? यहाँ की ऊर्जा अचानक इतनी हिंसक क्यों हो रही है? जब हान यू हैरान रह गई तो कई टॉवर रक्षक बुजुर्गों की आकृतियां स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गईं। टॉवर में मौजूद सभी छात्र 10 मिनट के भीतर स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर छोड़ दें। जल्द ही एक विशेष रूप से गहरी आवाज आंतरिक प्रांगण के ऊपर गूंज उठी, जो टॉवर के भीतर अभ्यास कर रहे हर छात्र के कानों तक पहुंच गई। यह आवाज सुनकर हान यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खेती के कमरे को छोड़ दिया और जल्दी से टॉवर के शीर्ष निकास की ओर बढ़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी उथल पुथल मच गई? सू कियान, जो किसी अज्ञात समय पर टावर के नीचे गहरे गड्ढे में पहुंच गया था, हैरान और अनिश्चित नजर से मैग्मा से भरे स्थान की ओर देखा। उसके ऊपर बड़े गोलाकार ऊर्जा कवच के बाहर टावर की रखवाली करने वाले बुजुर्गों का एक समूह और कुछ जो बाद में पहुंचे थे वे भी पूरी तरह से हैरान दिखाई दिए। जबकि हर कोई हैरान था, मैग्मा की अंतहीन दुनिया अचानक हिंसक रूप से मंथन करने लगी और एक अत्यंत भयंकर ऊर्जा ने क्षेत्र को भर दिया। जैसे ही मैग्मा लुढ़का, ऐसा लगा जैसे कोई चीज सतह से टूटने वाली है। एक पल के बाद मंथन करने वाला मैग्मा अचानक शांत हो गया, लेकिन सू कियान की निगाहें शांत नहीं हुईं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हिंसक ऊर्जा मैग्मा की सतह के करीब आ रही थी। हुश! मैग्मा की शांत सतह अचानक एक लहर में उठी और उड़ते हुए मैग्मा के बीच एक विशाल, लगभग पारदर्शी सर्प का सिर, कम से कम 10 मीटर लंबा और अदृश्य लपटों से ढका हुआ, मैग्मा के माध्यम से फट गया, अपने साथ एक दुर्जय ऊर्जा लेकर आया जिसने उसके चारों ओर के स्थान को हिला दिया। मैग्मा को चीरते हुए विशाल पारदर्शी अग्नि सर्प ने, मानो उसे 1000 साल से कैद किया हुआ हो, अपना विशाल सिर उठाया। उसके द्वारा उत्सर्जित की गई भेदी ध्वनि तरंगें एक साधारण डू स्पिरिट को मौके पर ही फटने के लिए पर्याप्त थीं, जो तेजी से फैल रही थी। ध्वनि तरंगों के फैलने के साथ मैग्मा की दुनिया ऐसी लग रही थी मानो उसमें कई बम गिराए गए हों। गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ें जारी रहीं और मैग्मा और लपटें हर जगह हिंसक रूप से फैल गईं। लगभग उन्मत्त रिहाई के बाद विशाल पारदर्शी अग्नि सर्प ने, जैसे कि ऊपर से नज़र को महसूस किया हो, अचानक अपने विशाल सिर को अदृश्य ज्वाला से भरे त्रिकोणीय पुतलियों के साथ उठाया और गहरे छेद के प्रवेश द्वार पर सू कियान पर अपनी नज़र को मजबूती से टिका दिया। नीचे से पारदर्शी अग्नि ऊर्जा द्वारा अपने शरीर को बंद किए जाने के साथ सू कियान को अचानक ठंड महसूस हुई, जैसे कि उसके पूरे शरीर को प्रतिद्वंद्वी ने अंदर से बाहर तक स्कैन किया हो। सांप की नज़र सू कियान पर टिकी हुई थी और लगभग तुरंत ही उसके विशाल शरीर से ऊर्जा की एक बेहद भयावह लहर निकली। इस ऊर्जा की भयावहता और परिमाण ने सू कियान को भी सिहरन महसूस कराए। एक और हिंसक, तीखी ध्वनि तरंग फूटी और अदृश्य अग्नि सर्प के विशाल शरीर ने अचानक मैग्मा को पटक दिया।
एक बार लगभग 20 से 30 मीटर लंबा उसका विशाल शरीर अदृश्य बिजली की तरह चिलचिलाती गर्मी और भयंकर ऊर्जा के साथ गहरे छेद में घुस गया। ये जानवर सील तोड़ने जा रहा है। सुकियान का चेहरा बदल गया, उसने अपने पैर से मंच के किनारे को टैप किया और उसकी आकृति ऊर्जा ढाल से बाहर चमक उठी। उसके हाथ तेजी से चले और अचानक गहरे छेद के मुहाने पर ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी, अंततः एक विशाल ऊर्जा ढाल बन गई जिसने प्रवेश द्वार को कसकर बंद कर दिया। जिस क्षण उसके हाथ की सील हिली, सुकियान के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। जीवंत ऊर्जा ढाल एक रंगीन ढक्कन की तरह गहरे छेद के प्रवेश द्वार को कसकर बंद कर दिया। जैसे ही ऊर्जा ढाल बनी, उसके चारों ओर का स्थान तुरंत तरंगों से भर गया। ये दर्शाता है कि जल्दबाजी में बनने के बावजूद ऊर्जा ढाल में अपार शक्ति थी। यह अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा ढाल आंतरिक प्रांगण द्वारा एक पूर्व निर्धारित सील थी, जिसे कोई भी बुजुर्ग हॉट फ्लेम के अचानक विस्फोट से बचने के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में सक्रिय कर सकता था। हालांकि ऊर्जा ढाल की ताकत के बावजूद जब पलक झपकते ही अत्यधिक गर्म तापमान आ गया, तो इसकी सतह तुरंत एक विशाल पत्थर से टकराई झील की सतह की तरह लहराने लगी। बूम! नीचे की अंतहीन गहराई से मैग्मा का एक विशाल रक्त लाल स्तंभ फट गया, जिसमें पहाड़ों और समुद्रों को हिलाने की क्षमता थी, और हिंसक रूप से रंगीन ऊर्जा ढाल पर प्रहार किया। तुरंत टॉवर के निचले हिस्से में एक नीरस ध्वनि गूंज उठी। जिस क्षण ध्वनि शुरू हुई, ऊर्जा ढाल पर छोटी छोटी दरारें चढ़ने लगीं, जिससे सुकियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अंत में एक तीखी आवाज के साथ ये फट गया। जैसे ही ऊर्जा ढाल टूट गई, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह रक्त लाल मैग्मा का एक विशाल कई दसियों मीटर चौड़ा स्तंभ आखिरी सील से बाहर निकल आया और स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के शिखर पर हिंसक रूप से टकराया। धमाका! अचानक सभी के कानों में गड़गड़ाहट जैसी गहरी आवाज गूंज उठी। उल्काओं के टकराने जैसी इस टक्कर में पूरा स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर हिंसक रूप से कांप उठा। रक्तलाल मैग्मा स्तंभ ने स्काई ब्लेजिंग क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के शिखर पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन इसके भयंकर वेग के कारण बाद वाले में दरार नहीं आई। प्रभाव के क्षण में काले काले शिखर ने तुरंत एक थोड़ा काला पतला ऊर्जा कवच प्रकट किया। हालांकि यह कवच कमजोर दिखाई देता था, केवल एक उंगली से भी कम मोटा। यह अंधेरे ऊर्जा की यह पतली परत थी जिसने दुर्जय मैग्मा स्तंभ को अवरुद्ध कर दिया था। अध्याय 250 गिरे हुए हृदय की ज्वाला को जब्त करना। हमला विफल हो गया और मैग्मा से अनगिनत मलबा बाहर निकल आया, जो आसपास की ऊर्जा ढाल से टकराया। संपर्क में आने पर वे ढाल की उग्र ऊर्जा से तुरंत चूर्ण हो गए। हालांकि विफलता के बाद रक्तलाल मैग्मा स्तंभ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि केवल कुछ दर्जन मीटर नीचे गिरा। रक्तलाल मैग्मा के ऊपर लगातार गर्म लहरें उठ रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद लहरें नाटकीय रूप से बढ़ गईं और एक विशाल पारदर्शी ज्वाला सर्प, जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया, धीरे धीरे उग्र तरंगों से उभरा, जिससे एक विशाल और भयंकर सिर दिखाई दिया। प्लाजा के बाहर अदृश्य ज्वाला सर्प के विशाल सिर और शरीर के एक हिस्से को देख रहे छात्र आतंक से भर गए। इस समय गू हे जियान के साथ ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर प्लाजा के बाहरी इलाके में भी पहुंचे। शिक्षक, वह चीज़ क्या है? जियान ने गूहे से उत्सुकता से पूछा कि अचानक मैग्मा स्तंभ से उभरने वाला विशाल सिर शुद्ध सफ़ेद त्रिकोणीय पुतलियों की एक जोड़ी के साथ उनकी ओर देखने लगा। कितना भयानक! उन शुद्ध सफ़ेद त्रिकोणीय पुतलियों की निगाहों के नीचे जियान सदमे में चिल्लाया, फिर गूहे के पीछे छिप गया, देखने से भी डर गया। इस बीच सुकियान अविचल रहा, क्योंकि अदृश्य ज्वाला सर्प ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कुछ न पाकर अपनी निगाहें हटा लीं। उसने अपना सिर उठाया, गहरे काले शिखर पर ध्यान से देखा जहां एक पर्दा जैसी काली ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही थी। चीख! अचानक अदृश्य ज्वाला सर्प ने एक बहुत तेज चीख निकाली और एक अदृश्य ध्वनि तरंग फैल गई, जो आसपास की ऊर्जा दीवारों से टकराए और उन्हें हिंसक रूप से तरंगित कर दिया। जैसे ही तीखी चीख कम हुई, ज्वाला सर्प का विशाल मुंह चौड़ा हो गया और अदृश्य ज्वालाओं की एक विशाल लहर हिंसक रूप से फूट पड़ी। ऊर्जा ढाल के पीछे से भी हर कोई तीव्र गर्मी महसूस कर सकता था। ये देखकर सभी छात्रों ने तेजी से अपने चारों ओर डूबी हुई ढालें इकट्ठी कर लीं। अगले ही क्षण अदृश्य लपटें ऊर्जा अवरोध के अंत में डार्क एनर्जी झिल्ली की ओर बढ़ीं, जिससे अंतरिक्ष अपने मार्ग में विकृत हो गया, कपड़े के टुकड़े पर झुर्रियों की तरह दिखाई देने लगा। अंतरिक्ष को विकृत करने में सक्षम तापमान एक मानव शरीर को छूने पर एक पल में जलाकर राख कर सकता है। अदृश्य लपटों का निष्कासन तेज नहीं था। भयानक रूप से उच्च तापमान वाली डार्क एनर्जी झिल्ली तक पहुंचने में लगभग 30 सेकंड लगे। संपर्क करने पर पहले की तरह कोई विस्फोटक शोर नहीं हुआ, बल्कि लगातार फुफकारने की आवाज आई, जैसे कि गर्म तेल बर्फ से टकराया हो, जिससे वैसा ही धुआं निकल रहा था। डार्क एनर्जी झिल्ली हालांकि पतली थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। अदृश्य लपटों ने इसे झुलसा दिया, लेकिन ये स्थिर रही। ये देखकर ज्वाला सर्प ने एक और तीखी चीख निकाली। लगातार लपटें उगलती रहीं, जैसे कि सहजता से। हालांकि डार्क एनर्जी झिल्ली मजबूत थी, लेकिन यह इतनी लगातार जलन का सामना नहीं कर सकी।
समय के साथ ये देखने वालों की निगाह में पतला और अधिक पारदर्शी होता गया। डार्क एनर्जी मेम्ब्रेन के कमजोर होते देख फ्लेम सर्प ने खुशी से चीख निकाली और भयानक शक्तिशाली अदृश्य लपटों को और भी अधिक जोर से उगलना शुरू कर दिया। लंबे समय तक जलने के बाद डार्क एनर्जी मेम्ब्रेन धीरे धीरे कमजोर होती गई। लगभग 5 मिनट बाद ये लगभग पारदर्शी हो गई, जाहिर तौर पर दहने के कगार पर। ये कैसे हो सकता है? किसी तरह ये प्राणी अपनी ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ाने में कामयाब रहा है। फ्लेम सर्प द्वारा सील को तोड़ने के बारे में देखकर सू कियान की चिंता बढ़ती गई। अगले ही पल वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया, सभी 1 और किलोमीटर पीछे हटें। आकाश से सू कियान की आवाज़ सुनकर गूहे मुड़ा और जियान को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया, जबकि वह अन्य बुजुर्गों के साथ रहा। अब हम क्या करें, ग्रैंड एल्डर? एक बुजुर्ग ने तत्काल पूछा। अगर फॉलेन हॉट फ्लेम सील को तोड़ता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्थिति को देखते हुए मोहर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी और बाहरी प्रांगण के बुजुर्गों को आने में कुछ समय लगेगा। हम केवल डीन द्वारा छोड़े गए भव्य स्वरूप को आजमा सकते हैं। यह क्या है? जब सू कियान विचार कर रहा था, उसने अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आभा को तेजी से अपनी ओर आते देखा। इस भयावह उपस्थिति को महसूस करते हुए सू कियान की अभिव्यक्ति गंभीर रूप से गंभीर हो गई, क्योंकि उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। वहां एक गहरा काला बादल भयानक दबाव लेकर ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर की ओर फैल गया और तेजी से उल्टे ऊर्जा कवच के बाहर पहुंच गया। हंसना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भीतरी प्रांगण में ऐसी कोई चीज होगी। बादल के भीतर से एक अजीब सी हंसी निकली। अचानक हुई इस हंसी ने कई छात्रों को आश्चर्य में आसमान की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। रुको, जो भी पास आए। सू कियान तेजी से बादल के सामने चली गई, उसके भीतर की छायादार आकृति को घूरते हुए और सख्ती से आदेश दिया, पीछे हटो, रास्ते में मत आओ। बादल के भीतर की छाया ने तिरस्कारपूर्वक सू कियान से कहा। छाया से निकलने वाली अनोखी आभा को महसूस करते हुए सू कियान ने भौहें सिकुड़ी और कहा, सोल हॉल के लोगों, ये जियानान अकादमी का क्षेत्र है। बिना बुलाए यहाँ आने का क्या इरादा है? हा, सू कियान, स्वर्गीय ज्वाला जैसा खजाना होने के बावजूद उसे सील करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अफसोस की बात है? छाया जोर से हंसी। तो तुम स्वर्गीय ज्वाला के लिए आए हो? छाया की बातें सुनकर दूसरे बुजुर्ग भी उसके इरादे समझ गए। अकेले जियानान अकादमी में आकर क्या तुम थोड़े ज्यादा आश्वस्त नहीं हो? सू कियान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं ज्यादा आश्वस्त हूं या नहीं। सू कियान की बात का सहजता से जवाब देते हुए छाया ने अपने चारों ओर कई काली काली जंजीरें बना लीं। ये जंजीरें एक ठंडी ठंडक छोड़ती हुई तेजी से सू कियान की ओर मुड़ गईं। ये देखकर सू कियान ने हाथ की मुहरें बनाईं और एक विशाल नीला डूक्यू चाबुक उसके हाथों से संघनित हुआ, फिर आने वाली जंजीरों से जोर से टकराया। तुरंत एक लहर जो टूटती हुई प्रतीत हुई 0 फूट पड़ा। तीव्र उतार चढ़ाव के बाद हर कोई ये देखकर चकित रह गया कि विशाल नीला डूक्यूई चाबुक गायब हो गया था, जबकि काली जंजीरें सू कियान की ओर बेरोक हमला जारी रखती थीं। साथ ही सू कियान की आकृति तेजी से पीछे हटने लगी। क्या ग्रैंड एल्डर को सिर्फ एक चाल में पराजित कर दिया गया है? सोल हॉल का ये व्यक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली है। ये देखकर कि सू कियान छाया से मुकाबला नहीं कर सकती, अन्य बुजुर्गों के चेहरे आश्चर्य से भर गए। उस क्षण एक जोरदार विस्फोट जो पहाड़ों को चीरता हुआ और धरती को खंडित करता हुआ प्रतीत हुआ, अचानक आकाश में गूंज उठा। इसके बाद ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर का अविनाशी ठोस शिखर फट गया और दूर से लोगों की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे मैग्मा का झुलसा देने वाला स्तंभ फट गया।